आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? एजुकेशनल थॉट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स। तो आप वेस्टर्न थिंकर्स भी कह सकते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को दूसरे नाम से हम कैसे जान सकते हैं? एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स। तो आप इन दोनों नाम से आप इस वीडियो को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पश्चिमी विचारकों या दार्शनिकों के शैक्षिक विचार। तो इसमें हम किन किन की बात करेंगे? हम प्लेटो की बात करेंगे, उसके बाद हम एरिस्टोटल जिनको अरस्तू भी कहते हैं उनकी बात करेंगे, फिर हम रूसो की बात करेंगे, जॉन डीवी की बात करेंगे, पाउलो फ्रेरे की बात करेंगे, फ्रोबेल की बात करेंगे, मारिया मोंटेसरी की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन 7 थिंकर्स की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में, करिकुलम के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या-क्या अपने विचार रखे, क्या-क्या बातें कही और शिक्षा में, एजुकेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो क्लास, मैं पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। प्लेटो का शिक्षा दर्शन। तो आज हम प्लेटो की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी एजुकेशनल जो फिलॉसफी है उसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव थे, करिकुलम को लेकर इन्होंने क्या कहा, टीचर्स को लेकर इन्होंने क्या कहा, टीचिंग मेथड्स को लेकर इन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट को लेकर इन्होंने क्या कहा, वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा और डिसिप्लिन के बारे में इन्होंने क्या कहा। और लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है आज के टाइम में उसका क्या रिलेवेंस है, उसका क्या योगदान है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी बात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। और वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटो की अगर लाइफ की बात करें तो इनका जो जन्म था एथेंस में 427 बीसी में हुआ था। और इनके जो पेरेंट्स की बात करें तो काफी वेल्दी क्लास के थे और काफी धनी वर्ग के थे। और ही बिगेन हिज फिलोसफिकल करियर एज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट, कि इन्होंने अपनी जो दार्शनिक जीवन थी, अपनी जो एजुकेशनल जर्नी थी, इसकी स्टार्टिंग किससे की थी? सोक्रेट के स्टूडेंट के रूप में की थी, सुकरात के विद्यार्थी के रूप में की थी। और आगे चलकर जब सोक्रेट की डेथ हो जाती है तो ये इजिप्ट और इटली के विजिट पे निकल जाते हैं। और वहां पर जो पाइथागोरस, आपने नाम सुना होगा मैथ्स में, पाइथागोरस के जो स्टूडेंट थे उनके साथ मिलकर स्टडी करते हैं। और उसके बाद 387 बीसी में प्लेटो एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं जिसको किस नाम से जाना गया? अकेडमी के नाम से जाना गया। तो ये कब उन्होंने ओपन किया? 387 बीसी में। और उसके बाद अगर हम बात करें, देयर ही प्रोपेगेट हिज फिलोसफिकल आइडियाज थ्रू आउट हिज लाइफ, कि जब उन्होंने अकेडमी खोला तो इस इंस्टीट्यूशन में उनके जो दार्शनिक विचार थे उसका अपने पूरे जीवन भर उसका उसमें प्रचार प्रसार किया। ही ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी। जैसे हमने पहले भी बात की आइडियलिज्म फिलोसफी की, कि आइडियलिज्म के फादर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लेटो को। और इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ 347 बीसी में हुई। प्लेटो रोट मोर देन 30 बुक्स इन हिज लाइफ, कि इन्होंने अपनी लाइफ में 30 से ज्यादा बुक्स लिखी। और उनमें जो सबसे ज्यादा फेमस कौन सी बुक हुई? द रिपब्लिक, द लॉज एंड द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो 3 बुक हैं ये सबसे ज्यादा फेमस हुई। और इनमें भी प्लेटो की जो ये एजुकेशनल फिलोसफी थी वो हमें किस में देखने को मिलती है? द रिपब्लिक में। ठीक है, जो काफी ज्यादा फेमस हुई। और इसी बुक में प्लेटो ने अपने जो दार्शनिक विचार थे, जो अपनी एजुकेशनल फिलोसफी थी, वो लिखी। अब अगर हम प्लेटो की एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम वर प्रेवलेंट इन ग्रीस बिफोर प्लेटो। कि प्लेटो से पहले अगर हम बात करें, यूनान की बात करें, तो वहां पे 2 तरह की एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। पहला था एथेनियन मॉडल, जिसमें टीचिंग जो थी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेरेंट्स की। एंड सेकंड जो बात करते हैं स्पार्टन मॉडल, जहाँ पे टीचिंग जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की। तो हम दोनों ही मॉडल के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अथेनियन मॉडल की बात करें तो द स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एथेंस, कि इसमें स्टेट का एजुकेशन सिस्टम पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था।
द एजुकेशन देयर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि वहाँ की शिक्षा व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर थी। मतलब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं था। जैसे आज की हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है, ठीक है, तो ये स्टेट का इनिशिएटिव है कि सभी को एजुकेशन देना, लेकिन उस टाइम स्टेट का इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं था। जो भी एजुकेशन था वो इंडिविजुअल एफर्ट्स था, कि अगर जिसको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए खुद से उसका इंतजाम करे। स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अथेनियन मॉडल में, ठीक है। द होल एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, की अथेनियन मॉडल में एजुकेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो थर्ड थी हायर एजुकेशन थी, उसे क्या कहा जाता था, मिलिट्री या हायर एजुकेशन, ठीक है। मिलिट्री एजुकेशन वाज गिवन द हाईएस्ट प्लेस, कि अथेनियन मॉडल में मिलिट्री एजुकेशन को हाईएस्ट प्लेस दिया गया था। और द एजुकेशन ऑफ एथेंस वाज वेरी ब्रॉड विच प्रोड्यूस्ड गुड सिटीजन, की इस एजुकेशन सिस्टम की जो खासियत थी कि बहुत ही व्यापक थी और इसमें अच्छे नागरिकों का निर्माण होता था अथेनियन मॉडल में, ठीक है। अगर हम स्पार्टन मॉडल की बात करते हैं तो द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज कंसिडर्ड द राइट ऑफ द स्टेट। इस मॉडल में क्या है कि एजुकेशन देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है। द स्टेट इटसेल्फ यूज्ड टू अरेंज फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य ही करता था। मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन, और जितनी भी एजुकेशन दी जाती थी सभी का जो बेस था क्या था, मिलिट्री एजुकेशन या सैन्य प्रशिक्षण। देयर वॉज नो एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक डिसिप्लिन, की कलात्मक विषयों को इसमें कोई जगह नहीं थी, ठीक है। जो भी था मिलिट्री ट्रेनिंग थी। तो ओनली वन मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज टॉट, कि केवल सैन्य प्रशिक्षण ही बच्चों को सिखाया जाता था। तो इसका एक आप कह सकते हो कि डिमेरिट क्या हो सकता है, कि सोल्जर यूज टू बी लेस एजुकेटेड ड्यू टू विच देयर पर्सनैलिटी कुड नॉट डेवलप प्रॉपरली, कि सैनिक कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं हो पाता था, क्योंकि उनको सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो आर्टिस्टिक सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें नहीं बताई जाती थी, तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो एक स्पार्टन मॉडल है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, और एक जो है अथेनियन मॉडल जहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लेटो से पहले ये दो तरह के मॉडल वहां पर हुआ करते थे। तो प्लेटो ने की एजुकेशन फिलोसफी फिर किस तरह की रही होगी, तो हम देखते हैं। एजुकेशन मॉडल ऑफ प्लेटो वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एजुकेशन मॉडल, की जो अगर हम प्लेटो की एजुकेशन फिलोसफी की बात करते हैं तो उनका जो एजुकेशन फिलोसफी था इन दोनों का मिक्सअप था, ठीक है। उसमें हम उन्होंने प्लेटो ने एथेनियन मॉडल से भी कुछ चीजें अच्छी चीजें ली, और उन्होंने जो स्पार्टन मॉडल था वहां से भी कुछ अच्छी चीजें ली, ठीक है। तो स्ट्रेस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी की शिक्षा के लिए उन्होंने जोर डाला। एजुकेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, की प्लेटो ने कहा कि जो एजुकेशन है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्रिएटिंग गुड सिटीजन एज वेल एज गुड सोल्जर, कि अच्छे नागरिकों के साथ साथ अच्छे सैनिकों का निर्माण करना है। तो अच्छे नागरिकों का निर्माण तो कौन सा मॉडल हुआ, अथेनियन। और अच्छे सैनिकों का निर्माण तो इसमें कौन सा मॉडल हुआ, स्पार्टन। तो दोनों ही मॉडल हमें इनकी फिलोसफी में देखने को मिलते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। तो प्लेटो की जो एजुकेशन फिलोसफी थी उसके क्या क्या एम्स थे, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, ह्यूमन परफेक्शन, की मानव को पूर्ण मानव बनाना, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, नोविंग द सोल एंड गॉड, आत्मा और ईश्वर को जानना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का विकास, क्रिएटिंग गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। अकेडमी, तो अभी हमने एकेडमी की बात की कि एकेडमी जो इंस्टीट्यूट था प्लेटो ने इसको कब बनाया था। प्लेटो फाउंडेड इट इन अबाउट 387 बीसी इन एथेंस, की प्लेटो ने इसकी स्थापना 387 ईसा पूर्व में एथेंस में की थी, ठीक है। इन दिस द स्टूडेंट वर टॉट फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी, कि इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र। और कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते थे, तो लेक्चर मेथड, डायलॉग मेथड, सेमिनार मेथड, ये सारे मेथड यूज किए जाते थे जिसके थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था। अगर अब हम बात करते हैं करिकुलम की,
ठीक है, पाठचर्या की। तो प्लेटो कंसिडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल नेसेसरी फॉर ऑल, कि प्लेटो का मानना था कि शरीर मस्तिष्क और आत्मा सभी के लिए आवश्यक है, इन सभी का जो विकास है सभी के लिए आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ डेवलपमेंट, की प्लेटो ने जैसे लाइफ का हमारा अलग अलग स्टेज होता है, तो उसके हिसाब से प्लेटो ने बताया कि किस स्टेज पर बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, किन चीजों की एजुकेशन देनी चाहिए। तो प्लेटो ने इसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बर्थ से लेकर 3 ईयर की एज, जिसको इन्फेंसी शैशव अवस्था बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या चीजें बताई जानी चाहिए कि प्रॉपर नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड केयर, की उचित पोषण, सुरक्षा और देखभाल। और 4 to 6 ईयर की जो एज है, इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, उनको स्टोरी सुनाई जाए, उनका इंटरटेनमेंट किया जाए। तो बर्थ से लेकर और 6 ईयर यहाँ तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की इंडिविजुअल है, कि यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जब बच्चा 6 ईयर की एज में आता है, तो उसका जो एजुकेशन है वो कहाँ स्टार्ट होगा, स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। तो यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी स्टार्ट होती है, स्टेट की। तो इस टाइम 6 टू लेकर 13 ईयर्स की जो एज है, एलिमेंट्री स्कूल है, इसमें बच्चों को प्ले, पोएट्री, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रिलीजन, मैनर्स, नंबर्स, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें सिखाई जाए। ठीक है, उसके बाद 13 से लेकर 16 ईयर्स तक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाए, मेमोराइजिंग रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक पोएट्री एंड अर्थमेटिक, धार्मिक भजन, कविताएं कंठस्थ करना और अंगणित। उसके बाद 16 से लेकर 20 ईयर्स तक जिम्नास्टिक एंड मिलिट्री, फॉर्मल जिम्नास्टिक एंड मिलिट्री ट्रेनिंग बच्चों को इस एज में दी जाए। और उसके बाद 20 से लेकर 30 ईयर्स तक साइंसेस, जिसमें बच्चे क्या सीखें, एनालाइजिंग फैक्ट्स एंड स्टेबलाइजिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि तथ्यों का विश्लेषण करें, उसमें अंतर संबंध स्थापित करें, ताकि खुद से अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सके, खुद से चीजों को रिसर्च करें, जाने समझे और अपना मानसिक विकास करें। ठीक है, उसके बाद 30 से लेकर 35 ईयर एडमिनिस्ट्रेटर स्टेज, की इसमें जो स्टूडेंट है उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी स्टेट को और उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो उसको एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, तो प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए उनको क्या क्या चीजें बताई जाए, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट लॉ, एजुकेशन, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाए। और 35 to 50 ईयर्स की जो एज है, सर्विस टू स्टेट, की अपने राज्य की सेवा करे। और उसके बाद 50 ईयर्स से लेकर और फिर लाइफ के एंड तक फिलोसफर, कि उनको एक फिलोसफर बनाया जाए, एक दार्शनिक बनाया जाए। तो ये सारा करिकुलम था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टीचर, कि टीचर कैसे होने चाहिए। तो द टीचर्स जॉब इज टू ब्रिंग द स्टूडेंट आउट ऑफ द डार्क केव एंड ब्रिंग देम इनटू द लाइट, कि शिक्षक का काम विद्यार्थी को अंधेरी गुफा से बाहर निकालकर प्रकाश में लाना है। तो इसमें प्लेटो ने कहा कि जो स्टूडेंट है उसकी जो हालत है, एक अंधेरी गुफा, ठीक है, एक डार्क केव में स्टूडेंट फंसा हुआ है, और टीचर का काम क्या है, उस डार्क केव से स्टूडेंट को बाहर लाकर लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ लाना है, ये टीचर का काम है। ही शुड हैव अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, इन डेप्थ नॉलेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसके पास एक सुखद व्यक्तित्व होना चाहिए, गहन ज्ञान और पेशेवर प्रशिक्षण होना चाहिए। टीचर शुड कंस्टेंटली गाइड देयर स्टूडेंट, कि शिक्षकों को लगातार अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। द टीचर शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, शिक्षक को ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अगर स्कूल की बात करें, तो प्लेटो वांटेड अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन वुड लाइक टू गो लिव एंड लर्न थ्रू प्ले, कि प्लेटो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां बच्चा जाना, रहना और खेल खेल में सीखना पसंद करे। ठीक है, सो प्लेटो बिलीव दैट मैन कैन रियलाइज सेल्फ ओनली व्हेन ही हैज फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, मोरल, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि मनुष्य जो है, इंसान है, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मानुभूति तभी कर सकता है जब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए उसको एक ऐसी जगह चाहिए, ठीक है, जहां पर उसका ये ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो इसकी जो सबसे अच्छी जो जगह है, सबसे अच्छा जो एनवायरनमेंट है, वो स्कूल ही हो सकता है। तो स्कूल एक ऐसी जगह हो, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों का वहां ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो स्कूल के बारे में इन्होंने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो टीचिंग मेथड्स को लेकर इन्होंने क्या कहा, तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इमिटेशन मेथड, इमिटेशन का मतलब है कि जो भी टीचर बच्चों को, जैसे छोटी क्लास में हम देखते हैं कि टीचर बच्चों को सिखाता है, जैसे टेबल सिखाता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो टीचर बोलता है, फिर बच्चे उसके साथ साथ उसका इमिटेट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम देखते हैं, नकल करते हैं। तो करके सीखना, नकल के द्वारा सीखना, ठीक है, या उसको दोहराना। इमिटेशन क्या हो गया, दोहराना। कोरिलेशन मेथड, आप इसको कह सकते हो कि अंतः संबंध, जो भी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाए, ठीक है, जो भी अलग अलग विषय पढ़ाए जाए, सबका एक दूसरे के साथ संबंध बताना बहुत जरूरी है। तो विषयों का आपस में एक संबंध, ठीक है, और उनका उनके बच्चों के जीवन के साथ संबंध, तो इस तरह से कोरिलेशन मेथड भी होना चाहिए। ठीक है, प्ले मेथड, खेल विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, तो इन विधियों के बारे में प्लेटो ने बोला। और स्टोरी टेलिंग मेथड की कहानी कथन विधि, की स्टोरी के थ्रू भी बच्चों को बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा सकती हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अब अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात की प्लेटो ने। ठीक है, फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन, कि बच्चों को पूरा ही फ्रीडम दिया जाए ताकि वो अपने क्वेश्चन को पूछ सके टीचर से। प्लेटो वांटेड मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, प्लेटो अधिगम में प्रेरणा और रुचि चाहते थे कि बच्चों को मोटिवेट करना है और उनका टीचिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है, लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है, ताकि बच्चा खुशी से सीखे और मन लगा के सीखे। डिसिप्लिन, ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द यूज ऑफ फोर्स इन एजुकेशन, कि वे शिक्षा में किसी तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट या बल प्रयोग के विरुद्ध थे। नॉलेज विच इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्सन ऑब्टेन नो होल्ड ऑन द माइंड, कि अगर बच्चों को जबरदस्ती उनको सिखाया जाए, मार पीट कर सिखाया जाए, तो उसका मन पर कोई अधिकार नहीं होता, मतलब बच्चा उसको मन से नहीं सीखता, दिल से नहीं सीखता। तो इसीलिए इन्होंने डिसिप्लिन में किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट को मना किया है। और वुमेन एजुकेशन को लेकर क्या कहा है कि प्लेटो एम्फेसाइजेस ऑन वुमेन एजुकेशन, कि स्त्री शिक्षा पे उन्होंने बल दिया। वुमेन शुड हैव फिजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, की मेल की तरह वुमेन को भी फिजिकल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, देयर शुड बी टॉट द आर्ट ऑफ वार, कि उन्हें भी युद्ध कला सिखाई जाए। इसके अलावा प्लेटो ये मानते थे कि कुछ फीमेल जो है फिजिकली मेल से वीक होती हैं, और कुछ फीमेल ऐसी हैं जो फिजिकली मेल की तरह ही होती हैं, ताकतवर होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे में जो भी वुमेन है, उनकी जो फिजिकली कैपेसिटी है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है, उसके अनुसार उनको एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, जो शरीर में ताकत में पुरुषों के समान है, तो उनको भी आर्मी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। तो जिस तरह की वुमेन की फिजिकल, उनकी जो भी क्षमताएं हैं, ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन में प्लेटो के कंट्रीब्यूशन की, कि एजुकेशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की, क्रिएटिंग गुड सिटीजन, की अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे नागरिकों का निर्माण करे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से ही बच्चों को उनके एज के अनुसार एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट कंपल्सन, किसी तरह का कोई कंपल्सन बच्चों पे नहीं होना चाहिए, उनको जो भी एजुकेशन दी जाए फोर्सफुली नहीं दी जानी चाहिए। और सुटेबल सिलेक्शन, की बच्चों की काबिलियत के हिसाब से ही उनका सिलेक्शन किया जाए और उनको आगे एजुकेट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, जिसकी जैसी काबिलियत है उसको उसके हिसाब से एजुकेशन दी जानी चाहिए। टीचिंग मेथड्स, इन्होंने काफी सारे अच्छे टीचिंग मेथड्स की बात की, वुमेन एजुकेशन की इन्होंने बात की, और रोल ऑफ टीचर, की टीचर का रोल क्या बताया, कि टीचर का रोल उस लाइट की तरह है जो डार्क केव के बाहर की जो लाइट है उसकी तरह टीचर है, जो बच्चों को डार्क केव से बाहर निकालकर उजारे में लाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु का शिक्षा दर्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरस्तु की एजुकेशन फिलॉसफी है क्या, अपनी एजुकेशन फिलॉसफी में उन्होंने क्या क्या बातें की है, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि एजुकेशन में उनका क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम अरस्तु के लाइफ की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं।
ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, कि वो एक यूनानिक दार्शनिक थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि वो पश्चिमी दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक थे। ही वॉज बॉर्न इन 384 BC इन अ सिटी कॉल्ड स्टेगेरिया, कि उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, कि वो प्लेटो के शिष्य थे, एंड द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, और सिकंदर के गुरु थे। एरिस्टोटल इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ द रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड, कि अरस्तु को यथार्थवाद और वैज्ञानिक पद्धति का जनक माना जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी चीज को, सुनी सुनाई चीज को सत्य मान लेना सही नहीं है। आप चीजों को इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करो, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस बेस पर, उस आधार पर आप चीजों को सही गलत मानो। तो इसलिए उनको रियलिज्म या साइंटिफिक मेथड का जनक, फादर कहा जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम, कि उनको उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। ही यूज टू रीच एनी कंक्लूजन ओनली आफ्टर इन्वेस्टिंग एनी इंस्टेंट, कि वह किसी भी घटना के जांच के बाद ही एक नतीजे पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे। तो इसलिए तो उनको साइंटिफिक मेथड का फादर कहा जाता है। He composed on many subjects, including physics, spirituality, poetry, drama, music, logic, political science, ethics and biology, कि उन्होंने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ऐसे कई विषयों की रचना की, उन पर चर्चा की। एरिस्टोटल फेमस बुक इज पॉलिटिक्स, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनकी जो प्रसिद्ध बुक है, उसका क्या नाम है? पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल हैज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इन पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है, कि एक अच्छे राज्य के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, एक नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो शासक हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से शासन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स है, उसमें इस तरह के जो राजनीतिक जो सिद्धांत है उनका वर्णन किया है। 322 BC he passed away at the age of 62, कि 322 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की एज में, 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं उनकी एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में। He was the view that human habit and nature are important element which need to be refined by education, कि उनका विचार था कि मानव की आदत और स्वभाव महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती तो उसकी जो हैबिट है, उसका जो नेचर है, वो खराब हो सकता है, बच्चा गलत रास्ते पे चल सकता है। तो इसलिए एजुकेशन का, शिक्षा का क्या काम है कि बच्चे की जो आदत है, अच्छी आदत डालना, अच्छा जो नेचर है बच्चों का विकसित करना, डेवलप करना। ठीक है, तो बच्चे की जो हैबिट है, जो नेचर है, उसको परिष्कृत करना, उसको रिफाइन करने का काम किसका है? एजुकेशन का है। His main aim through education was to produce virtuous citizen for the society, कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज के लिए गुणी नागरिक तैयार करना है। गुणी नागरिक कह सकते हो, अच्छे नागरिकों की हम बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की हम बात कर सकते हैं। एरिस्टोटल एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन ह्यूमन लाइफ, कि अरस्तु ने मानव जीवन में राजनीति के महत्व को स्वीकार किया था, कि मानव जीवन में राजनीति का महत्व है। जैसी राजनीति होगी वैसे लोग होंगे। अगर अच्छी राजनीति है तो लोगों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा, अगर राजनीति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं लोगों पर भी उसका खराब असर पड़ेगा। जैसी राजनीति है, जैसा शासन है, उसी हिसाब से वहां के लोगों का व्यवहार हो सकता है, उनकी दशा हो सकती है। इसलिए एरिस्टोटल एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन ह्यूमन लाइफ, कि अरस्तु ने मानव जीवन में राजनीति के महत्व को स्वीकार किया। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन एंड मोरालिटी आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि उनके अनुसार शिक्षा और नैतिकता राजनीति के ही अंग हैं, क्योंकि जैसा राज होगा, राजनीति होगी, शासक होगा, उसी हिसाब से वहां के लोगों में एजुकेशन होगी, लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, उसी हिसाब से लोगों में जो वैल्यूज हैं वो डेवलप किए जाएंगे। तो शिक्षा और नैतिकता दोनों राजनीति के ही अंग हैं।
ही हैज मेड द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, कि उन्होंने राज्य को शिक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया, कि लोगों को एजुकेशन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल कॉलेज ओपन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट की है, राज्य की है। इन हिज व्यू द सोसाइटी एंड द स्टेट आर नॉट सेपरेट बट वन, कि उनकी दृष्टि में और समाज और राज्य पृथक ना होकर एक ही है। जो राज्य है और जो समाज है दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज एन आर्ट, कि उनके अनुसार शिक्षा एक कला है। और जो बच्चों को शिक्षित करे, टीचर की हम बात करते हैं, वो कलाकार है। एक कला अलग अलग बच्चों को दी जाती है और अलग अलग बच्चे अपने हिसाब से इस कला को ग्रहण करते हैं और अपने अपने आप का, अपने स्वयं का विकास करते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बच्चे शिक्षा सब लेते हैं, लेकिन सीखते सब अलग अलग तरीके से हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो शिक्षा क्या है? एक आर्ट है। दिस आर्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एंड सोशल लाइफ, कि इस कला का संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक और सामाजिक जीवन से है। क्योंकि जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है उसको अपनी व्यवहारिक लाइफ में, अपने व्यवहार में अपनाता है, अपने सामाजिक जीवन में अपनाता है उसको। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या बताए? अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, की सुख की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, की व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। टू क्रिएट गुड सिटीजन, की अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला का विकास। तो ये सारे उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा के उद्देश्य। अब पाठ्यक्रम, करिकुलम किस तरह का होना चाहिए? एरिस्टोटल गेव स्पेशल प्लेस टू रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज, म्यूजिक एंड पेंटिंग इन द करिकुलम, कि अरस्तु ने पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, व्यायाम, संगीत तथा चित्रकला को विशेष स्थान दिया। According to him, the education of reading and writing should be on the basis of practical utility, कि उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की शिक्षा व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना हमारे पूरे जीवन में ये चीजें काम आती है। He considered exercise essential for the body, कि व्यायाम को उन्होंने शरीर के लिए आवश्यक माना है, कि जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, इससे शरीर फिट रहता है और इसको उन्होंने आत्मा के लिए भी आवश्यक माना है, कि एक्सरसाइज के द्वारा बच्चा जो है फिजिकली फिट तो रहेगा, लेकिन अंदर से भी जो उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो भी इसके माध्यम से होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। ठीक है, तो ही कंसिडर्ड एक्सरसाइज जो है एसेंशियल फॉर द बॉडी, की व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है। इमोशंस शुड बी रिफाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू म्यूजिक एजुकेशन, कि संगीत की शिक्षा के द्वारा जो संवेग है, जो हमारे इमोशंस है, उसका परिष्कार एवं विकास किया जाना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा है? इमोशंस शुड बी रिफाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू म्यूजिक, कि हमारी जो इमोशंस है वो म्यूजिक के थ्रू उनका विकास किया जा सकता है, उनको रिफाइन किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है। क्योंकि जो म्यूजिक है उसका संबंध सीधा हमारी आत्मा से, अंतर आत्मा से है। He has also described painting as necessary for the upliftment of the soul, कि चित्रकला को भी उन्होंने आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यक माना है, क्योंकि चित्रकला का संबंध हमारे जो अंतर की जो हमारी क्रिएटिविटी है उससे है। तो ये भी आत्मा के उन्नयन का, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल, उसका एक आवश्यक तत्व है। He believed that a balance between practical and theoretical subject was very important, कि उनका मानना था कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक विषयों के बीच संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीज बच्चों को कराई जाए, उनको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाए तो प्रैक्टिकल भी कराए जाए। तो इसलिए आज अपनी एजुकेशन में देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। उन्होंने शिक्षा में विज्ञान, पढ़ना, लेखन, गणित, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, साहित्य जैसे विषयों के अध्ययन पर जोर दिया। चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, मैथ है, इन सबको जरूरी बताया। एरिस्टोटल हैज डिवाइडेड एजुकेशन इनटू 3 पार्ट्स विद अ ड्यूरेशन ऑफ 7 years, कि अरस्तु ने शिक्षा को 7 वर्ष की 3 अवधि में, मतलब 7 वर्ष के 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया। तो जो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, 0 से लेकर 7 ईयर ऑफ एजुकेशन, मतलब स्टार्टिंग के 7 ईयर,
प्रायोरिटी वाज गिवन टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स अलोंग विथ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो स्टार्टिंग के जो 7 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, इस ईयर में बच्चों की जो मोस्टली जो एजुकेशन है उनको घर पर बच्चों को दी जाती है। तो इस टाइम बच्चों को क्या क्या चीजें कराई जा सकती है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, विथ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा जो घर पर होती है, जहां पर बच्चों को बैठना, खड़ा होना, बोलना, सुनना, ठीक है, जो वैल्यूज जो है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। From the age of 7 to 14, Aristotle prescribed the education of reading, writing and music कि 7 से 14 वर्ष की आयु तक अरस्तू ने पढ़ने, लिखने और संगीत की शिक्षा निर्धारित की। तो स्टार्टिंग में 0 से 7 उन्होंने स्पोर्ट्स गेम्स की बात की, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी बात की। तो 7 से लेकर 14 तक पढ़ना, लिखना और संगीत की बात उन्होंने की। फिर 14 to 21 एरिस्टोटल प्रिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री की 14 से 21 साल की आयु में उन्होंने गणित, खगोल और ज्यामिति की शिक्षा निर्धारित की। और इसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 21 द एजुकेशन ऑफ एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नेसेसरी फॉर हेल्पिंग इन स्टेट वर्क। कि अगर इसके बाद अगर हमें जो राज्य के लिए अच्छे मंत्री तैयार करने हैं, अच्छे अधिकारी तैयार कर रहे हैं, तो उनको ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट को किस तरह की एजुकेशन दी जाए, उनको क्या सिखाया जाए, एथिक्स सिखाया जाए, पॉलिटिक्स सिखाया जाए, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान उनको सिखाया जाए, ये उन्होंने जरूरी माना। फिर रोल ऑफ द टीचर, शिक्षक की भूमिका की बात करें तो ही कंसिडर्ड द रोल ऑफ द टीचर वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। द टास्क ऑफ द टीचर इज टू फाइंड आउट द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन, कि शिक्षक का कार्य बच्चों की क्षमताओं का पता लगाना है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस का पता लगाना है। द टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट इन द राइट वे, कि शिक्षक को सही प्रकार से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। टू टीच स्टूडेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि बच्चों में सही और गलत का भेद करना, बच्चों को सिखाना कि सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज बच्चों को बताना, ताकि बच्चा उनमें अंतर कर सके। टीचिंग मेथड्स, तो इंडक्टिव मेथड की उन्होंने बात की, आगमन निधि, जहाँ पे पहले बच्चों को जो भी आप पढ़ाते हैं एग्जाम्पल उसके दिया जाए उससे रिलेटेड, और फिर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाकर फिर बच्चों को उसके नियम, उसकी डेफिनेशन बताई जाए। तो आगमन का मतलब है पहले बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, स्टोरीज हो सकती है, वो बच्चों को सुनाया जाए, बताया जाए, उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और उसके बाद बच्चों को फिर जो डेफिनेशन है, जो उसके रूल्स हैं, उसको बताया जाए, इंडक्टिव मेथड। फिर फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए तो सबसे पहले बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं जो बच्चों को आते हैं, जो उनको पता हो, और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ बढ़ाया जाए जो बच्चों को नहीं आता। तो एजुकेशन में जैसे आप सब स्कूल में भी जाकर जब इंटर्नशिप में जब बच्चों को पढ़ाओगे, तो प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन में भी इस तरह की बात की जाती है कि पहले बच्चों से वो पूछो जो बच्चों को आता है, और फिर धीरे धीरे बच्चों से बाद में वो पूछो जो बच्चों को नहीं आता। तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन है, जो आप चैप्टर है, उसको और इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो उस चैप्टर में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए, उनके अनुभव के आधार पर बच्चों को बताया जाए, उनको सिखाया जाए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम की बात की है उन्होंने। लॉजिक मेथड, तर्क विधि, कि कोई भी चीज हो तर्क के आधार पर उसकी सत्यता की, उसकी सही गलत की जांच करनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां, तो साइंटिफिक मेथड, चाहे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, चाहे इंक्वायरी की बात करें, तो इस तरह के जो साइंटिफिक मेथड हैं जो सही गलत में भेद कर सकते हो, जो साक्ष्यों के आधार पर सही गलत के होने का मतलब, जिनके आधार पर हम सही गलत किसी भी चीज के सही गलत होने का दावा हम कर सकते हैं, तो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, एक साक्ष्यों के आधार पर बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, कोई बातें हवा में नहीं करनी चाहिए। जो भी सिखाया जाए उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ सिखाया जाए, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड जो बच्चा जो है करके सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, जिसको प्रूव कर सके। तो इस तरह की साइंटिफिक मेथड की उन्होंने बात की है।
अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, शिक्षा में योगदान की बात करें, तो अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति, जो उन्होंने बात की कि शिक्षा का मेन उद्देश्य ही है सुख की प्राप्ति। चाहे बच्चा साइंस करे, चाहे आर्ट्स करे, चाहे कॉमर्स करे, कोई भी सब्जेक्ट ले, ठीक है, चाहे बच्चा कुछ भी बन जाए, लेकिन लास्ट जो एम होता है वो सुख की प्राप्ति, हैप्पीनेस। ऑलराउंड डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, टीचिंग मेथड जो अलग अलग हमने बात की, चाहे हम इंडक्टिव की बात करेंगे, चाहे साइंटिफिक मेथड्स की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स की बात की। मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, कि अगर बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जाएगी तो नैतिक शिक्षा बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाती है, और अच्छे इंसान ही अपने देश और समाज के लिए आवश्यक होते हैं, उनके विकास के लिए जरूरी होते हैं। क्रिएटिंग गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों का निर्माण। सिस्टमैटिक करिकुलम, कि उन्होंने पूरा ही 7 ईयर से लेकर 21 ईयर्स तक एक सिस्टमैटिक तरीके से करिकुलम को बनाया, कि 7 ईयर्स का किस एज में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, अगेंस्ट कंपल्सन, की व्यवस्था के विरुद्ध, की कोई भी चीज बच्चों के लिए ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल कंपल्सरी होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने लिबरल एजुकेशन की, लिबर्टी की उन्होंने बात की, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उन पे थोपा ना जाए। आर्ट एंड म्यूजिक की उन्होंने बात की। तो आज के इस वीडियो में हमने अरस्तु के एजुकेशन फिलॉसफी की बात की, उनके एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रूसो का जन्म 28 जून 1772 में जिनेवा में हुआ, और पैदा होते ही इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। और हिज फादर वॉज अ पुअर वॉच मेकर एंड डांस मास्टर, उनके पिता एक गरीब घड़ी साज जिनका घड़ी का काम था और डांस मास्टर थे। इनका बचपन काफ़ी दुख में बीता, और काफ़ी इनको यातनाएं दी गई इनके स्टेप मदर द्वारा, सौतेली माँ के द्वारा। तो इसलिए बचपन से ही इनके मन में अपने सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए एक विरोधाभास था। अपने ये सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने लगे कि सोसाइटी बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए बच्चों की एजुकेशन जो होनी चाहिए नेचर में होनी चाहिए, प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। तो इसीलिए बचपन से ही इनका मानना था, और जो आगे चल के इनकी जो भी बचपन का एक्सपीरियंस रहा इनकी फिलोसफी में हमें देखने को मिलता है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। रूसो वॉज नेचुरलिस्ट, कि रूसो प्रकृतिवादी थे। His philosophy emerged as a reaction against the contemporary social and political setup, कि उनका दर्शन समकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में, समाज में रहते हुए देखा कि समाज के जो नियम थे, जो कानून थे, वो मनुष्य का दमन कर रहे हैं, और राजनीति और सामाजिक जो हालात थे इस तरह के थे कि मनुष्य की क्रिएटिविटी का, उसकी क्षमताओं का दमन कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो फिलॉसफी थी अपने जो उस टाइम के समाज और राजनीतिक जो जीवन था उसके बिल्कुल खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट में थी। हिज फिलोसफी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन, की प्रकृति अवस्था, प्राकृतिक मनुष्य और प्राकृतिक सभ्यता उनके दर्शन की अवधारणाएं थी। अब एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे इसमें, कि नेचुरल स्टेट क्या है, नेचुरल मैन क्या है, नेचुरल सिविलाइजेशन क्या है। तो अगर नेचुरल स्टेट की बात करते हैं तो नेचुरल स्टेट मीन्स दैट सिंपल फ्रेमिंग कम्युनिटी और स्टेट विदाउट एविल्स, करप्शन एंड सोशल क्लासेस। कि अगर नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं या प्राकृतिक संस्था की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि एक ऐसा समाज जो बुराइयों, भ्रष्टाचार और सामाजिक वर्गों के बिना साधारण तैयार या समुदाय या राज्य हो। कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे किसी तरह की कोई बुराई ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, समाज में किसी तरह की ऊंच नीच ना हो, समाज का कोई वर्ग विभाजन ना हो, समाज बिल्कुल सब मिलजुल के रहें और सब अच्छे से रहें और अपनी प्रकृति का पालन करते हुए ही सब आगे बढ़े। फिर नेचुरल मैन की बात की तो नेचुरल मैन मीन्स मैन इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय लॉ ऑफ हिज ऑन नेचर रेदर देन दोज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। कि प्राकृतिक मनुष्य का अर्थ है कि सामाजिक संस्थाओं की वजह मनुष्य अपनी प्रकृति को अपने अनुसार चीजों को सीखे, अपनी क्षमताओं के अनुसार चले और अपने प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित और निर्देशित हो, खुद के द्वारा मोटिवेट हो, खुद के द्वारा शासित हो और खुद के द्वारा हमेशा गाइड हो। तो उस पर किसी तरह की चीजों को थोपा नहीं जाए, फोर्सफुली चीजों को ना सिखाया जाए, बल्कि उसको खुद से सीखने का अवसर दिया जाए, खुद से करने का अवसर दिया जाए। तो इस तरह के जो मनुष्य खुद के प्रयासों से सीख रहा है, तो ऐसे मनुष्य को नेचुरल मैन, प्राकृतिक मनुष्य की उन्होंने कहा।
फिर रूसो हैज रिमार्क दैट लीव द चाइल्ड अलोन। रूसो ने टिप्पणी किया कि बच्चों को अकेला छोड़ दो, उसको खुद अवसर दो सीखने का, बच्चा प्रकृति के अनुसार खुद ही सीख जाएगा। तो उन्होंने बच्चों की पूरी स्वतंत्रता की बात की, पूरी फ्रीडम की बात की कि बच्चों को अकेला छोड़ दो और बच्चों को पूरा अवसर दो सीखने का। लेट हिम अ नेचुरल मैन रेदर देन अ सिविलाइज्ड मैन, कि बच्चे को एक सभ्य मनुष्य बनाना है, सभ्य मनुष्य के बजाय एक स्वाभाविक मनुष्य बनाना है। मतलब सभ्य मनुष्य नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये जो सभ्यता है इस सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा मनुष्य पर जबरदस्ती थोपी जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सभ्य मनुष्य नहीं बनाना, बल्कि स्वाभाविक मनुष्य, मतलब बच्चा जो खुद से अपने प्रयासों से जो सीखे, सीखने के बाद जो उसका उसका जो एक व्यक्तित्व का विकास हो, तो मनुष्य को एक स्वाभाविक, जो अपने स्वभाव के अनुसार चले, स्वभाव के अनुसार जिए, किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, तो उसे एक सभ्य मनुष्य के बजाय एक स्वाभाविक मनुष्य होने दे। Instead of an artificial environment, give them a natural environment where they can develop themselves properly। उन्हें एक कृत्रिम वातावरण की बजाय एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करें जहां वो अपने आप का सही प्रकार से विकसित कर सके। तो उसे बच्चों को किसी तरह का कोई बनावटी वातावरण ना दिया जाए। कोई स्कूल जैसे होता है बनावटी, हम देखते हैं कि रूसो का मानना था कि स्कूल में भी काफी बनावटीपन होता है, तो उसे किसी तरह का बनावटी वातावरण देने की जगह एक प्राकृतिक वातावरण दिया जाए जहां पे वो अपने आप से सही प्रकार से चीजों को सीख सके। Natural civilization, अब नेचुरल सिविलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सराउंडिंग एंड बैरियर्स दैट पोल्यूट द गुडनेस ऑफ आवर नेचर। कि प्राकृतिक सभ्यता से क्या है कि कृत्रिम परिवेश और बाधाओं से मुक्त हो, किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, किसी तरह की कोई बाधाओं ना हो, और जहाँ पे मनुष्य अपनी प्रकृति की अच्छाई को प्रदूषित करती है। तो मतलब ये है कि नेचुरल सिविलाइजेशन है कि इस तरह की सभ्यता हो जहाँ पे किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, जो हर बाधाओं से मुक्त हो, क्योंकि ये बनावटीपन और ये जो आर्टिफिशियल सराउंडिंग और बैरियर्स होती है, यही हमारी प्रकृति को, हमारी समाज को ये प्रदूषित करती है, खराब करती है। तो किसी तरह का सिविलाइजेशन ऐसा हो जहाँ पे किसी तरह का कोई बैरियर ना हो, किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, जो स्वाभाविक हो। रिटर्न टू नेचर वॉज द मेथड टू क्योर ऑल ट्रबल्स, कि प्रकृति में वापसी सभी परेशानियों को ठीक करने की उनकी विधि थी कि अपने प्रकृति को फॉलो करो, अपने चाहे खुद की प्रकृति या हमारे आसपास का वातावरण है, जो प्राकृतिक नियम है उसको फॉलो करो, ना कि बनावटी नियम, बनावटी एटमॉस्फेयर। He believed that children should be educated in nature and according to nature for far from the crowd। उनका मानना था कि बच्चे को शहर की आबादी से दूर प्रकृति के बीच में उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित किया जाए, क्योंकि जैसा उनका अपना एक्सपीरियंस था कि वो जो सामाजिक जो माहौल था, जो राजनीतिक जो माहौल था, उन्होंने रूसो के जो उनके व्यक्तित्व पर, उनके ऊपर उस समय का जो सामाजिक जो माहौल था उसका रूसो को दे मतलब जो उस समय का जो इस तरह का जो माहौल था, रूसो उस माहौल को देखकर काफी निराश हुए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को समाज की भीड़ से दूर, उनको प्रकृति के बीच में उनको शिक्षित किया जाए। दे बिकम करप्ट इन हिज टाउन इन विच दे लिव विद अडल्ट, की वे अपने शहरों में भ्रष्ट हो जाते हैं जिसमें वयस्कों के साथ रहते हैं। ही बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास करते थे। प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो जैसे नेचुरलिज्म का और सेम रूसो का आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। नेचर इज द फाइनल रियलिटी, ऑल थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर। प्राकृतिक अंतिम वास्तविकता है, सभी चीजों की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही हुई है। द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर, कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा ही शासित है। देयर इज नो गॉड और स्पिरिट, देयरफॉर देयर इज नो रिलीजन, कोई ईश्वर या आत्मा नहीं है, इसलिए कोई धर्म भी नहीं है। देयर आर नो हायर और एटर्नल वैल्यूज, देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल और आइडियल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि कोई शाश्वत उच्च या शाश्वत मूल्य नहीं है। मानव जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य या आदर्श भी नहीं है। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ खुशी से जीना। प्रिंसिपल फॉलो द नेचर, प्रकृति का अनुशासन अनुसरण करना।
द चाइल्ड ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द एजुकेशन प्रोसेस, कि शिक्षा प्रक्रिया में बच्चों को केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, बच्चों को उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। फ्रीडम इन एजुकेशन, शिक्षा में पूरी स्वतंत्रता दी जाए। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का मौका दिया जाए। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए बच्चों को। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, इंद्रियां ही ज्ञान का द्वार है। Real knowledge comes through the senses, and therefore the sensory experience should be provided for effective learning. तो वास्तविक ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आता है, और इसलिए प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए बच्चों को उनकी इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए, कि लर्निंग थ्रू सेंसेस के थ्रू बच्चों को नॉलेज दी जाए, सिखाया जाए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य और उद्देश्य। टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन, मानव को एक कुशल मानव मशीन बनाना। अटेनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, वर्तमान और भविष्य के सुख को प्राप्त करना। प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, की अस्तित्व के लिए संघर्ष की तैयारी। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अनुकूलन, पर्यावरण के अनुकूल चलना। नेचुरल डेवलपमेंट, अपनी नेचर के अनुसार डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास। ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का स्वायत्त विकास, खुद के द्वारा अपना विकास, कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपना खुद का स्वयं विकास कर सके। टीचिंग मेथड्स, तो एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव पे जोर दिया। एम्फेसिस ऑन ऑटो एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, वे बच्चे के स्वयं शिक्षा, आत्म विकास और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की तो देखो किस तरह के मेथड्स बात की, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, खेल खेल में सीखना, लर्निंग बाय प्ले, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। तो ये अलग अलग जो विधियां हैं जिसके थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चा सीख सकता है। फिर करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठचर्या। They strongly advocated inclusion of natural science such as physics, chemistry, zoology, botany, in the curriculum, कि वे पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों को शामिल करने की पुरजोर वकालत करते हैं, ताकि बच्चा अपने प्रकृति के को अच्छे से जान सके। As regard language and mathematics, they find that only the such knowledge of this subject should be acquired as is essential for scientific study, कि भाषा और गणित का ज्ञान उतना ही बच्चों को सिखाया जाए जितना विज्ञान को जानने के लिए आवश्यक हो। They are in favor of inclusion of history in the curriculum as it deals with the cultural heritage of the race. History helps to understand the present in the light of the past and lead to the फ्यूचर, कि वे पाठ्यक्रम में इतिहास को शामिल करने के पक्ष में थे, क्योंकि यह दौड़ की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। इंसान अपने इतिहास को जानकर ही अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा बना सकता है। They does not attach much importance to spiritualism or religious in the curriculum. वे पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता या धर्म को अधिक महत्व नहीं देते थे। टीचर कैसा होना चाहिए? द एजुकेटर शुड नॉट इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि शिक्षक को बच्चों के प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को खुद से सीखने की पूरी फ्रीडम, स्वतंत्रता देनी चाहिए। ही इज ओनली टू हेल्प द चाइल्ड इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, कि शिक्षक ऐसा हो जो बच्चे का, उसका कार्य क्या होना चाहिए कि केवल सत्य की खोज में बच्चों की मदद करना। ही शुड नॉट मेक एन आर्टिफिशियल एफर्ट टू एजुकेट द चाइल्ड, कि बच्चों को सिखाने की, शिक्षित करने की कोई इसको बनावटी प्रयास, कृत्रिम प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को इस तरह का अवसर दे कि बच्चा खुद से करके चीजों को सीख सके। द प्लेस ऑफ द एजुकेटर इज नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी, कि शिक्षक का स्थान प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक है। प्राइमरी जो हम बात करते हैं जो प्लेस है वो बच्चे का है।
ही इज एन ऑब्जर्वर ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट रेदर देन अ गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वह जानकारी देने वाले के बजाय बच्चे के विकास का एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। द चाइल्ड्स एजुकेशन इज द फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, कि बच्चों का शैक्षिक विकास उनके रुचि और उद्देश्य के अनुसार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। द रोल ऑफ एजुकेटर इज दैट ऑफ अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, कि शिक्षक की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की होनी चाहिए। डिसिप्लिन, तो उन्होंने फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ही शुड बी गिवन फ्रीडम टू प्लान हिज ऑन एक्टिविटी, कि बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए। उन्होंने किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट का अगेंस्ट में थे, किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि वो बच्चों के जो विकास है उसको दबाता है। जो बच्चों की जो प्रवृत्ति है, जो बच्चों की इम्पल्सिस है, इंस्टिंक्ट्स है, उनको दबाता है, तो इसलिए वो किसी भी तरह के फिजिकल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में थे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे, स्व अनुशासन। स्कूल कैसा होना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज रिजिड कंट्रोल, उस समय का जो स्कूल का माहौल था किस तरह था, रिजिड कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल, एंड एज सच द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज स्टैंडर्ड एंड स्पॉइल्ड, कि विद्यालय संगठन कठोर, नियंत्रित और कृत्रिम थे उस समय, तो जिसमें बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और खराब हो जाता है, तो इसलिए वो क्या चाहते थे, द स्कूल एनवायरमेंट शुड बी कम्प्लीटली फ्री, फ्लेक्सिबल एंड विदाउट एनी रिजिडिटी, कि विद्यालय का वातावरण पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लचीला हो और बिना किसी कठोरता के होना चाहिए। Children are given full freedom to plan their own thinking and activities according to their own interest and natural tendencies, कि बच्चों को अपनी रुचि और स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपनी सोच और गतिविधि की योजना बनाने और सीखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। दिस सेल्फ क्रिएटिव एक्टिविटीज go to develop the character and the personality of the individual through self discipline and freedom to experiment, कि ये आत्म रचनात्मक गतिविधियां आत्म अनुशासन और प्रयोग करने की स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, मतलब कि जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, की जानी चाहिए। कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में उनकी जो अगर हम देन की बात करते हैं, तो द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, की उन्होंने बच्चों की पूरी स्वतंत्रता की बात की, बच्चों को अवसर देने की बात की ताकि बच्चा खुद से करके सीख सके। senses are the gateway of knowledge, education is very much effective when it comes through sensory channels, की इंद्रिय ज्ञान का द्वार है, इसके माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को मिलती है वो बहुत प्रभावी होती है, इसलिए बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाए, उनको उनके सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए, ताकि बच्चा जो भी सीखे उसको हमेशा वो चीज पता रहे। एम्फेसिस ऑन न्यू साइकोलॉजिकल मेथड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नए मनोवैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिया इन्होंने। स्व अभिव्यक्ति, प्रकृति का पालन करना, स्व शिक्षा, खेल खेल में सीखना, इंद्रिय प्रशिक्षण, आत्म अनुशासन और करके सीखना, कि सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉलो नेचर, ऑटो एजुकेशन, प्ले वे, सेंस ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इनका एजुकेशन में हम कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, और आज के टाइम में इसका रिलेवेंस भी हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छे से समझ जा सकता है, उनको अवसर दिए जा सकते हैं खुद से करके सीखने के। तो ये चीज़ जो रूसों की शिक्षा में इनका योगदान रहा है, और आज के टाइम में काफ़ी रिलेवेंस भी है इसका। जॉन डीवी की अगर हम बात करते हैं, तो बॉर्न ऑन अक्टूबर 20, 1859 इन वर्मांट, यूएसए, कि 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका के वर्मोंट में इनका जन्म हुआ, और ही वॉज अ फेमस अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। हिज वर्क ऑफ एजुकेशन आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, की शिक्षा में उनके कार्य सभी के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और इनकी जो फिलॉसफी है अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और अगर आज के समय में अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म का हमारे स्कूल सिस्टम में प्रैग्मेटिज्म का काफ़ी योगदान है, और काफ़ी इस्तेमाल इस फिलॉसफी को काफ़ी माना जाता है। वह एक महान आधुनिक समय के विचारक थे, वह एक प्रगाढ़वादी थे। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट मॉडर्न टाइम थिंकर, ही वॉज अ प्रैग्मेटिस्ट। उन्होंने शिक्षा के अभ्यास को बहुत प्रभावित किया, उन्होंने अपनी फिलॉसफी के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से शिक्षा को काफ़ी प्रभावित किया।
वह शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन और शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड पेडागोजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और 1896 में पहला प्रमुख शैक्षिक प्रयोगशाला विद्यालय स्थापित किया जॉन डीवी के द्वारा। स्टेबलाइज द फर्स्ट मेजर एजुकेशनल लेबोरेटरी स्कूल इन 1896। विजिटेड कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, रसिया, जापान की उन्होंने भारत, चीन, तुर्की, रूस, जापान जैसे देशों का दौरा भी किया। अब हम उनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उनके सिद्धांत की बात करते हैं। तो उनके सिद्धांत और प्रैग्मेटिज्म के जो हमने सिद्धांत किए, सारी चीज़ें आपको एक जैसी लगेंगी, क्योंकि जॉन डीवी का मतलब प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी। तो हम करते हैं चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, कि सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट, कि सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, वो उनके लिए, उनके अपने सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए और सीखी सिखाई चीज का विद्यार्थी अपने जीवन में उपयोग कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, तो विभिन्न विषयों को इंटीग्रेट करके बच्चों के सामने रखना चाहिए, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए विषयों का। मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। दिस वर्ल्ड इज द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटी, जैसे प्रैग्मेटिज्म का मानना है कि संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। तो जॉन डीवी भी का भी यही सेम है, क्योंकि फिलॉसफी सेम है तो हमें पॉइंट्स भी सेम आपके सामने हैं। और ये सारी चीज़ें प्रैग्मेटिज्म में ही मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और द मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि ये भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना है। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग, की सुखपूर्ण जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है। अगर समाज, हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना, हमें समाज में ही रहना है, तो इसलिए समाज में सही तरीके से और खुशहाल रहने के लिए हमारे सामाजिक विकास आवश्यक है। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, की उन्होंने सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनका पूरा विश्वास था और इस तरह के मूल्य बच्चों में डेवलप होने चाहिए और विद्यालयों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों में सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सके, ताकि वो अपने सामाजिक जीवन को अच्छे से जी सकें। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य जीवन में उनका पूरा विश्वास था। सोशल स्किल इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, के सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं, मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी, वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाना। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, निरंतर विकास, लगातार विकास होते रहना चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की शिक्षा। तो ये कुछ जो जॉन डीवी की जो अपनी एजुकेशनल फिलोसफी थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं ये, जो अपने एजुकेशन में, अपने फिलोसफी में जिनकी बात करते थे कि बच्चों में का किस तरह से विकास होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स की अगर बात करते हैं, पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण हो, जो भी बच्चों को सिखाया जाए तो एक उद्देश्य के तहत सिखाया जाए और बच्चा उस सीखने के पश्चात उस उद्देश्य की प्राप्ति भी होना आवश्यक है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, विषयों को एक दूसरे से लिंक करके जोड़कर पढ़ाना। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, वो उनकी जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनके रुचि के अनुसार सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया करके सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, के एकीकरण का सिद्धांत, एक दूसरे से विषयों को जोड़कर बच्चों को सिखाया जाए। टीचर की बात करते हैं तो नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे को
जो शिक्षक है उसको बाल मनोविज्ञान के बारे में पूरा ज्ञान हो, नॉलेज अबाउट चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि के बारे में उसको पता होना चाहिए, नॉलेज अबाउट चेंजिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, की समाज की बदलती आवश्यकताओं के बारे में उसको पता होना चाहिए, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं को समझने में, अपने बच्चों को समझने, विद्यार्थियों को समझने में तो इतना सक्षम होना चाहिए कि उनकी समस्याओं को समझ सके, उसको दूर करने का प्रयास कर सके, फ्रेंड, एडवाइजर एंड गाइड, एक मित्र हो, सलाहकार हो और एक मार्गदर्शक हो। डिसिप्लिन की बात की तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन एंड सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन की बात की है। स्कूल किस तरह से होना चाहिए तो अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल, की जो पारंपरिक विद्यालय थे उनका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि स्कूल शुड बी लाइवली लेबोरेटरी फॉर द चिल्ड्रन, की विद्यालय बच्चों के लिए एक जीवंत प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे को एक कुशल एक हम कह सकते हैं कि कुछ ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स बना के निकाला जाए। जिस तरह से प्रयोगशाला में अलग अलग वस्तुओं पर आविष्कार करके उनको और बेहतर बनाया जाता है, तो इसी तरह से स्कूल भी प्रयोगशाला होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को बेहतर बनाया जाए, ताकि समाज में जाकर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। मोरल एजुकेशन इज इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, कि सामाजिक गतिविधियों के द्वारा ही बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, की विद्यालय समाज का लघु रूप है। कोऑपरेशन अमंग फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल, कि परिवार, समुदाय और स्कूल के बीच सहयोग होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, की जो जॉन डेवी की फिलॉसफी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, आज के टाइम में इसका क्या रिलेवेंस है। तो इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, गतिविधि पर जोर दिया है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। फेथ इन द अप्लाइड लाइफ, प्रायोगिक जीवन में विश्वास, की जो वर्तमान जीवन है उसमें पूरा विश्वास था कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो अपनी जो वर्तमान लाइफ है, अपनी जो भविष्य की लाइफ है उसको अच्छे से जी सके। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, सामाजिक और लोकतांत्रिक शिक्षा की बात की। फेथ इन द प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन में विश्वास की बात की, कि अपने मनुष्य का जो देश अपने वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना होना चाहिए, अपने समाज में सबके साथ मिलकर रहना होना। हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस फिलोसफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस फिलोसफर का जो संबंध है वो ब्राज़ील से है। तो हम इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो नाम है पाउले फ्रेरे। तो आज हम पाउले फ्रेरे के जीवन दर्शन के बारे में, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाउले फ्रेरे ने जो शिक्षा को लेकर कही थी, ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन इज द पाथ थ्रू विच मैन एंड वुमेन कैन बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, कि एक मानवीय शिक्षा वह मार्ग है जिसके माध्यम से पुरुष और महिलाएं दुनिया में अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत हो सकते हैं। तो अपने इस लाइंस के माध्यम से जो पाउले फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो इस दुनिया में जो लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, अपनी उपस्थिति के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सचेत हो सकते हैं, जान सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन है, शिक्षा है हमारे लिए इसलिए जरूरी है। फिर हम पाउले फ्रेरे के उनके अगर हम बायोग्राफी की बात करें, जीवन के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्रेरे वॉज बोर्न ऑन सितंबर 1921 इन ब्राज़ील, की 19 सितंबर 1921 में ब्राज़ील में इनका जन्म हुआ। ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, कि उन्हें आलोचनात्मक शिक्षण का जनक कहा जाता है। आलोचनात्मक शिक्षण की अगर शिक्षा में अगर आलोचना नहीं होगी तो सही चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो शिक्षा में जो खामियां हैं, जो करिकुलम है, जो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें जो आलोचनात्मक जो क्रिटिकल पैडागोजी है, इसका फादर हम इनको पाउलो फ्रेरो को कहते हैं। क्योंकि अगर चाहे हम लिटरेचर की बात करें, चाहे एजुकेशन की हम बात करें, अगर उनमें अगर क्रिटिसाइज नहीं अगर होगा, क्रिटिकली एनालिसिस उसमें नहीं होगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें शुद्धिकरण उसका नहीं होगा।
तो ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, उन्हें आलोचनात्मक शिक्षण का जनक भी कहा जाता है। His childhood was spent in poverty, so he decided to improve the lives of poor people through education। कि उनका जो जन्म था बहुत गरीबी में भी था, तो इसलिए जब आगे चल के उन्होंने ये फैसला किया कि अपना जीवन जो है वो गरीबों की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। और आगे चलकर इन 1962 जस्ट इन 45 डेज के 45 दिनों के अंदर ही इन्होंने 300 जो शुगर कैन के जो लेबर थे उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया। और लेकिन मिलिट्री रूल्स की वजह से और शायद उस समय इनकी जो सोच थी वो वहाँ के प्रशासन से मेल नहीं खाती होगी, तो इसलिए उनको 1964 में 1964 से लेकर 1980 तक 16 साल के एक टाइम के लिए उनको उनके देश से निकाल दिया गया और उनके जो भी सिद्धांत प्रयोग थे सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ही डाइड इन 1997 कि 1997 में हार्ट फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। फिर अगर हम एजुकेशनल फिलोसफी की बात करते हैं पाउलो फ्रेरे के, तो एजुकेशन डज नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। उनका मानना था कि जो शिक्षा है वो दुनिया को डायरेक्ट दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट दुनिया में चेंज नहीं लाता। एजुकेशन क्या करता है, इट चेंज द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड, कि ये लोगों में परिवर्तन लाती है और वो लोग दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। क्रिटिसाइज बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा की आलोचना की पाउलो फ्रेरे ने। बैंकिंग अवधारणा का मतलब जो परंपरागत शिक्षा थी जिसमें जो शिक्षक था वो ज्ञान को अपने दिमाग में स्टोर करता था और वही ज्ञान वो बच्चों को देता था। तो इस कंसेप्ट में ये समझा जाता था कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली है और सारा ज्ञान, जिस तरह से बैंक में पैसे होते हैं उसी तरह से शिक्षक के मस्तिष्क में सारा ज्ञान है और वो बच्चों को देता है। तो उन्होंने इस जो परंपरागत जो ये कंसेप्ट था इसकी इन्होंने क्रिटिसाइज किया और रिजेक्ट ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ एजुकेशन, कि जो शिक्षक अपने मस्तिष्क में जो बैंक में अपने मस्तिष्क रूपी बैंक में जो ज्ञान रखता है उसको ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ एजुकेशन, कि उसको बच्चों तक पहुंचाना, ट्रांसफर करना। तो उन्होंने ये जो ट्रांसफर वाला जो सिस्टम था ज्ञान का, इसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना चाहिए, इसके लिए बच्चों को अवसर दिया जाए ताकि वो शिक्षक के भरोसे ना रहे। तो उन्होंने एक नया जो टेक्निक दी जिसको कहा गया प्रमोट प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, कि उन्होंने समस्या आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को प्रमोट किया। तो अब देखो ऊपर की जो बैंकिंग कंसेप्ट है, ट्रांसमिशन है, प्रॉब्लम पोजिंग, इसमें क्या है कि शिक्षक बच्चों के सामने एक समस्या को रखता था और बच्चा खुद के एफर्ट से और शिक्षक की सहायता से उस प्रॉब्लम के, उस समस्या के समाधान पर पहुंचता था। तो जो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन जो ये तकनीक थी इन्होंने जो रखी, इसमें जो प्राइमरी जो रोल है बच्चे का है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने कोशिशों से खुद करेगा। और ऊपर की जो जो टेक्निक है वो टीचर सेंटर्ड है। तो उन्होंने एक नई टेक्निक दी जिसको प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन कहा गया। एम्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने क्या बताया, टू ट्रांसफर द वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड स्पेशली द वर्ल्ड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू एजुकेशन, कि दुनिया को बदलना और विशेष रूप से उन लोगों को जो उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, तो उन लोगों को भी शिक्षा के माध्यम से उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाना। अचीविंग पर्सनल फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन, की शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, कि लोगों को खुद के बारे में समझना है। एजुकेशन ऐसी हो जिससे लोग अपने खुद के बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ सकें। उसके बाद इन्होंने बताया क्रिटिकली लिटरेसी की आलोचनात्मक साक्षरता, कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए सिखाया जाए उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आलोचना के माध्यम से हमें किसी भी चीज़ की अच्छाई बुराई मेरिट डिमेरिट्स का पता चल सकता है, कि जो वर्तमान समय में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसमें क्या खामियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, ताकि उनकी कमियों को दूर करके अच्छी चीज़ें हम
अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकें। डिसोशलाइजेशन, असामाजिकरण। तो डिसोशलाइजेशन का मतलब है कि जैसे हमने बताया कि बैंकिंग सिस्टम, कि जो भी सिस्टम चीजें चली आ रही हैं, जो भी परंपरागत चीजें चली आ रही हैं, उनको खत्म कर देना। डिसोशलाइजेशन का मतलब है असामाजिकरण, की जो भी ट्रेडिशन है, जो भी नॉर्म्स जो चले आ रहे हैं, जो भी रीतियां चली आ रही हैं, जो रिवाज चले आ रहे हैं और शिक्षा के, उसको खत्म करना। और इसके बाद एक नया आता है रिसोशलाइजेशन, और नई चीजों को, अच्छी चीजों को शामिल करके और उसके हिसाब से बच्चों का समाजीकरण और सोशलाइजेशन करना। तो इन्होंने डिसोशलाइजेशन मतलब जो परंपरागत चीजें आ रही हैं उसको खत्म करने की बात की और नई चीजों को अपनाने की बात की। तो जो परंपरागत शिक्षा की प्रणाली थी, जिसको इन्होंने बैंकिंग सिस्टम इन एजुकेशन के नाम से जाना, उसको खत्म करना और नई चीजों को शामिल करना, नए मेथड्स को, नई टेक्निक को शामिल करना। सेल्फ एजुकेशन, स्व शिक्षा की इन्होंने बात की। टू रेज द अवेयरनेस, ज्ञान में वृद्धि करना। टू क्रिएट डायलॉग, संवाद का निर्माण करना, कि संवाद के द्वारा बच्चे और शिक्षक के क्लासरूम में जितना ज़्यादा संवाद होगा उतना ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो संवाद के माध्यम से जो भी चीज़ सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है और हर तरह का हेजिटेशन खत्म किया जा सकता है और बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद संवाद के माध्यम से कर सकते हैं। टू ह्यूमनाइज इंडिविजुअल, व्यक्तियों का मानवीकरण या मानव को मानव बनाना। एम्स ऑफ एजुकेशन। क्रिटिकल इवेल्युएशन, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो एम्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने बताए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम किस तरह का बताया, कि द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू लिव्स ऑफ द पीपल, कि जो भी करिकुलम है वो पीपल के, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लाइवलीहुड से, उनके रोजाना की जो जीवन है उससे संबंधित होना चाहिए। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम लोगों के जीवन से संबंधित होगा तो जब बच्चा है उस पाठ्यक्रम को खुद के जीवन से रिलेट कर पाएगा और उसको सीखने की कोशिश करेगा। बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एक्सपीरियंस, विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अब विद्यार्थियों के अनुभव के अनुभव पर आधारित होने का मतलब है कि अगर बच्चा स्कूल में जो सीखने को आता है, मान लो बच्चा अगर पेड़ के बारे में सीखता है, तो जो पेड़ है, ये ऐसा नहीं कि उसके बारे में वो बच्चा स्कूल में आके जान रहा है। जब वो पैदा हुआ, धीरे धीरे अपने आसपास चलने लगा तो उसने पेड़ पौधों को देखा, उसके बारे में बचपन से इसको पता है। इसी तरह से पानी के बारे में, नदी के बारे में, जंगल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बच्चे ने स्कूल में आने से पहले अनुभव कर रखा है। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, की समस्या आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें क्यूरियोसिटी हो। आजकल हम जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम देखते हैं, हमेशा आप कोई बुक एनसीईआरटी की अगर आप निकाल के देखते हैं, खोल के देखते हैं, तो उसमें हमेशा पाठ स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रश्न होते हैं और प्रश्न से पाठ का आरंभ किया जाता है और पूरे पाठ को पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो इसी तरह से जो करिकुलम होना चाहिए, समस्या आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक करिकुलम होना चाहिए, लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें सभी को समान महत्व दिया जाए, जिसमें हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, किसी एक पक्ष को फोकस ना किया जाए, बल्कि सभी पक्षों को इसमें शामिल किया जाए। इसके बाद टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, तो इन्होंने डायलॉग मेथड्स की बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की और डेमोक्रेटिक मेथड्स, लोकतांत्रिक विधियाँ, इन अलग अलग जो टीचिंग जो मेथड्स है, शिक्षण विधियों थी, उनकी इन्होंने बात की कि इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा हो, अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए, तो पार्टिसिपेटरी हो, जहाँ पे विद्यार्थियों की पूर्ण भागीदारी हो, संवाद परक हो, जहाँ पर एक अच्छा संवाद हो टीचर और बच्चों के बीच में, डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, सीखने की समानता हो, वहाँ पे हम भाईचारा हो, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो क्लास का, एक्टिविस्ट क्रियात्मक हो, कि बच्चों को क्रिया के द्वारा करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाए, अफेक्टिव प्रभावशाली हो। तो इस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में होना चाहिए। और ये सिर्फ इनकी फिलॉसफी जो ये कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आप सब भी अगर स्कूल में जाना, जब आप एज ए टीचर स्कूल में जाना, तो आप
अगर ये जो 6 जो इन्होंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इनको अगर क्लासरूम में जाने से पहले अगर आप इन एक-एक पॉइंट को अगर अपने दिमाग में रखकर अगर आप जाओगे, तो आपकी शिक्षण, आपकी जो टीचिंग लर्निंग जो क्लासरूम में जो हम बात करते हैं, वो बहुत ही एक सकारात्मक होगा और आप अपने शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बातें हैं सिर्फ़ मार्क्स के लिए नहीं है, ये आपकी अपने आगे की जो लाइफ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ये काम आएँगे। उसके बाद हम टीचर की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम पोज़र हो टीचर। पाउलो फ्रेरी का मानना था कि टीचर ऐसा हो जो अपना रटा-रटाया ज्ञान बच्चों को ना देकर बल्कि बच्चों के सामने एक समस्या प्रस्तुत करे और बच्चा उसका समाधान खुद के प्रयासों से करने का प्रयास करे। एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क देयर क्वेश्चन, कि विद्यार्थियों को एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ताकि बच्चा अपने प्रश्नों को खुशी-खुशी पूछे और अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करे। फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात की, तो कैसा विद्यार्थी शिक्षक संबंध की रिलेशन ऑफ इक्वल, बराबरी का रिश्ता हो, कोई छोटा बड़ा ना हो कक्षा में। बोथ मस्ट रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे पर विश्वास करें। फिर हम बैंकिंग क्रिटिसाइज बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे हमने बैंकिंग शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा की बात की थी। तो क्या होता है बैंकिंग अवधारणा? मीनिंग ऑफ बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच इन विच टीचर्स स्टोर इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट एज लाइक वी स्टोर मनी इन द बैंक। कि बैंकिंग शिक्षा का अर्थ है कि एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक जो विद्यार्थियों के दिमाग में जानकारी संग्रहित करता है। जिस तरह से आम इंसान बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उसी तरह से जो शिक्षक का अपना ज्ञान होता है वो बच्चों के दिमाग में जमा करता है। लेकिन पावरे फ्रेरे क्रिटिसाइज दिस मेथड, कि पावरे फ्रेरे ने इस पद्धति की आलोचना की क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की कोई भूमिका बिल्कुल ना के बराबर है। वो सिर्फ रट रहा है, उसको सीखने को इतना नहीं मिल रहा। He said that the banking system reduces the creative power of the child, कि उन्होंने कहा कि बैंकिंग प्रणाली बच्चों की रचनात्मक शक्ति को कम करती है। It negates education and knowledge as process of inquiry, यह जांच की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा और ज्ञान को नकारता है। It neglects education and knowledge as a process of inquiry, कि ये जैसे हम फिर इन्होंने ये बात की कि इसमें बच्चों का कोई रोल होता ही नहीं है, ये शिक्षा और ज्ञान को नकारता है बिल्कुल। Paulo said that child must learn to activities and self experience, कि उन्होंने कहा बच्चों को गतिविधियों और आत्म अनुभव के माध्यम से सीखना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग एजुकेशन, द टीचर टीचेस एंड द स्टूडेंट आर टॉट, कि सिर्फ इसमें क्या है कि सिर्फ शिक्षक पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है। द टीचर्स नो एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नो नथिंग, कि शिक्षक सब कुछ जानता है लेकिन विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता। द टीचर थिंक्स एंड द स्टूडेंट आर टॉट अबाउट, कि सोचने का काम भी शिक्षक का होता है, शिक्षक सोचता है और जो बच्चों को और जो सोचता है वो बच्चों को बताता है। तो इसमें सोचने का भी अधिकार शिक्षक का ही होता है। द टीचर टॉक्स एंड द स्टूडेंट लिसन, शिक्षक बात करता है, विद्यार्थी सुनता है। द टीचर चूजेज द प्रोग्राम कंटेंट एंड द स्टूडेंट अडॉप्ट इट, कि शिक्षण सामग्री का चयन भी शिक्षक अपनी पसंद से करता है और विद्यार्थी से अपनाते हैं। तो ये बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है जो हमने पढ़ा। और उसके बाद जो पाउले फ्रेरे ने एक नया जो कंसेप्ट दिया, एक नई जो चीज दी, उसको क्या कहा गया? प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन, समस्या आधारित शिक्षा, जिसमें फ्रेरे हैज इंट्रोड्यूस द न्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन। फ्राइड ने ने समस्या समाधान शिक्षा की एक नई शब्दावली पेश की। अब इसमें क्या था? टीचर्स गिव प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम टू स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कि शिक्षक कक्षा में समस्याओं को प्रश्नों के रूप में विद्यार्थियों को देते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों उस विशेष समस्या के समाधान का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मिलकर प्रयास किया जा रहा है।
It is based on the principle that students learn better when they create knowledge on their own. कि यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब वह स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं. दिस मेथड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर. कि यह विधि शिक्षार्थियों में महत्वपूर्ण सोच के विकास में मदद करती है. कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन हम देखते हैं कि पाउलो फ्रेरे थे, इनका शिक्षा में क्या योगदान है. तो इनका योगदान जो है एजुकेशन एज ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ सोसाइटी, कि इन्होंने समाज की परिवर्तनकारी शिक्षा की बात की कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में परिवर्तन लाए, जो निचले तबके के लोगों को भी आगे बढ़ाए. तो इन्होंने एजुकेशन एज ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ सोसाइटी, समाज की परिवर्तनकारी शिक्षा की बात की कि शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए जो समाज में परिवर्तन लाए. एम्फेसिस ऑन डायलॉग, संवाद पर इन्होंने कक्षा क्लासरूम में संवाद पर डायलॉग पे इन्होंने फोकस किया है. क्रिटिकल पेडागोजी, आलोचनात्मक शिक्षण की इन्होंने बात की है कि इनको आलोचनात्मक शिक्षण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. कि अगर हम पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें क्रिटिसिज्म होना जरूरी है ताकि इनकी खामियों को दूर कर इसमें अच्छी चीज़ों को शामिल किया जा सके. स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट, इन्होंने विद्यार्थियों के सशक्तिकरण की बात की है कि कक्षा में विद्यार्थियों का भी पूरी भूमिका होनी चाहिए, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी भी पसंद नापसंद को ध्यान दिया जाना चाहिए. तो और उनको अपने नॉलेज खुद से क्रिएट करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए. एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, अनुभव आधारित अधिगम की इन्होंने बात की. और उसके बाद स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, विद्यार्थी अध्यापक, एक अच्छे विद्यार्थी अध्यापक संबंध की इन्होंने बात की. प्रोग्रेसिव एजुकेटर, प्रगतिशील शिक्षक की बात की कि ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो परंपरागत तरीकों से ना सिखाकर नए तरीकों से बच्चों को सिखाए, और बच्चों इस तरह से सिखाए कि बच्चे का पूरा ही उसका पार्टिसिपेशन क्लास में हो, बच्चों के सामने समस्याओं को रखे और बच्चों को पूरा अवसर दे कि बच्चा उस समस्या को खुद से सॉल्व करे, समय के हिसाब से अपने शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन लाए. तो इस तरह के टीचर होने चाहिए. तो इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेटर की बात की, प्रगतिशील शिक्षक की बात की. डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा की इन्होंने बात की कि एजुकेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एजुकेशन होना चाहिए जहाँ पर सबको समान माना जाए, सबको स्वतंत्रता समानता का पूरा अवसर दिया जाए. अगेंस्ट बैंकिंग एजुकेशन, बैंकिंग शिक्षा के बिल्कुल ये खिलाफ थे. लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में स्वतंत्रता और समानता की बात करते थे. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास इतना ही. हमने पाउलो फ्रेरे के बारे में पढ़ा जो एक ब्राज़ीलियन फिलोसोफर थे, और उन्होंने एजुकेशन बात की कि एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए, और पुराने जो तरीके थे उसको उन्होंने हटाकर नए तरीकों की बात की. प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की उन्होंने बात की. उन्होंने बैंकिंग सिस्टम इन एजुकेशन इसको क्रिटिसाइज किया. तो इनकी फिलॉसफी में हमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि पाउलो फ्रेरे के बारे में, इनके दर्शन के बारे में सबको पता चल सके. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा. मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ फ्रेडरिच विल्हेल्म ऑगस्ट फ्रोबेल, जिनको शॉर्ट में फ्रोबेल नाम से जाना जाता है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्रोबेल का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने एजुकेशन को क्या दिया है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में एजुकेशन की स्टार्टिंग ही केजी से की होगी. केजी जिसका फुल फॉर्म है किंडरगार्टन. तो ये केजी का कंसेप्ट किसने दिया? तो एक कंसेप्ट जो दिया था केजी का, फ्रोबेल ने, जिन्होंने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी केयर किस तरह से की जानी चाहिए, उसको किस तरह से एजुकेट किया जाना चाहिए, उसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए. तो आज हम फ्रोबेल की इस एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करेंगे, हम किंडरगार्टन की बात करेंगे. तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए. कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा. तो अगर सबसे पहले हम फ्रोबेल की लाइफ की बात करें तो उनका जन्म 21 अप्रैल 1782 जर्मनी में हुआ था. उनके फादर एक पादरी थे और मदर हाउसवाइफ थी.
फादर पादरी थे, मतलब घर का जो एनवायरनमेंट था रिलीजियस रहा होगा, जिनका फ्रोबेल की लाइफ पर काफी असर हुआ। ही डाइड ऑन जून 21, 1852 कि 1852 में उनका डेथ हुआ, उनका निधन हुआ। अगर इनके एजुकेशनल फिलॉसफी की हम बात करें तो फ्रोबेल ने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से एक सीड में, एक बीज में पूरा ट्री होता है, लेकिन वो सीड ट्री कब बनता है? जब उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए, जब उसको सही से सोइल दिया जाए, वायु दी जाए, पानी दी जाए, सनलाइट दी जाए, तो जब उसकी प्रॉपर केयर किया जाए तब जाकर वो एक सीड पूरा ट्री बनता है। उसी तरीके से हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। अगर उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए, उसको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो उसकी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, वो भी आगे चलकर कुछ कर सकता है। तो इसलिए फ्रोबेल ने एजुकेशन को और स्पेशली चाइल्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो जिस तरह से एक सीड की प्रॉपर देखभाल करके उसका ट्री बनाया जा सकता है, उसी तरीके से एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देकर उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रोबेल ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा? Education is a process by which the inner qualities of children can be brought out। कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के आंतरिक गुणों को बाहर लाया जा सकता है। और इनकी जो फिलॉसफी थी, जो किंडरगार्टन की बात करते हैं, स्पेशली 4 ईयर से लेकर 8 ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके लिए इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, बात कही कि इन बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह के टीचर्स होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। तो ये सारी बात उन्होंने अपनी फिलॉसफी में कही। फ्रोबेल्स एजुकेशनल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। कि फ्रोबेल के जो भी ये शैक्षिक सिद्धांत थे वो आदर्शवादी दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, वो किस नाम से जाना जाता है? किंडरगार्टन सिस्टम या बालवाड़ी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यही एजुकेशन में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का सिद्धांत क्या क्या है? तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनर एबिलिटीज, कि बच्चों की जो इनर एबिलिटीज है, आंतरिक क्षमताएं हैं, उसको विकसित करना, बच्चों में यूनिटी को डेवलप करना। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम देना, सीखने के लिए, करने के लिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, कि जो लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद से करके सीखे, स्वक्रिया का सिद्धांत। खेल खेल में पढ़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय प्ले। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, कि अगर हम एक स्कूल को कहते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, तो वहां पे जो भी बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, ग्रुप में कराई जाए, मिलकर कराई जाए, ताकि जो सोशल डेवलपमेंट है उनका चाइल्डहुड से ही होना स्टार्ट हो जाए। तो इनके जो किंडरगार्टन के जो प्रिंसिपल थे कि यूनिटी को डेवलप करना, बच्चों की जो इनर एबिलिटीज है, आंतरिक क्षमताएं, उसका विकास करना, बच्चों को फ्रीडम देना सीखने के लिए, खुद से करने के मौके देना, सेल्फ एक्टिविटी, लर्निंग बाय प्ले, खेल खेल में सिखाना, और सोशल पार्टिसिपेशन भी करवाना। अगर वर्किंग ऑफ किंडरगार्टन की बात करें, किंडरगार्टन की कार्य पद्धति, तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा, जैसे मैंने बोला कि इनका जो घर का एनवायरनमेंट रिलीजियस था, जिनका उन पर इम्पैक्ट पड़ा, तो रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, की बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके सेंस ऑर्गन से सिखाया जाए, सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए। पढ़ने लिखने का शिक्षण, टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, कि बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाए खेल खेल में। गणित शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है, आपने देखा होगा कि माचिस की जो तिल्लियां होती हैं उनसे भी बच्चों को मैथ सिखाई जा सकती है, जो अलग अलग बोल्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे भी मैथ सिखाई जा सकती है। तो खेल खेल में चाहे बच्चों को भाषा सिखाई जाए, चाहे उनको मैथ सिखाई जाए, तो इस तरह से का मतलब करिकुलम हो, इस तरह की मेथड्स हो जहाँ पे बच्चों को लर्निंग बाय फन, फन के थ्रू सिखाया जाए। खेल, शारीरिक व्यायाम और संगीत, गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज एंड म्यूजिक। तो ये जो किंडरगार्टन की आप कह सकते हो कि कार्य पद्धति थी। अगर हम एम्स की बात करें, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट,
मोरल डेवलपमेंट। तो एम्स ऑफ एजुकेशन थे किंडरगार्टन के। अब आप एक अगर क्वेश्चन आए कि छोटे बच्चों का सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे जब सबके साथ मिलता है, खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने बारे में पता होता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में धीरे धीरे जानने लगता है कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो छोटे लेवल से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों को इस तरह से सिखाएं ताकि बच्चा अपने बारे में जाने, खुद को समझे, खुद को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये समझ सके। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बचपन से ही हो सकता है, होना शुरू हो जाता है। चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन है किंडरगार्टन के, फ्रोबेल के। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, तो द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि करिकुलम ऐसा हो जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाए। तो मानव विकास पर आधारित होना चाहिए, कि जो करिकुलम हो, जो बच्चा सीखे उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके। पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन एक्टिविटी, कि जो भी करिकुलम है वो एक्टिविटी के आधार पर होना चाहिए, कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए, जो भी कराई जाए, एक्टिविटी के थ्रू कराई जाए। ऑल सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ द करिकुलम शुड बी इंटर रिलेटेड, कि करिकुलम में जो भी, चाहे मैथ है चाहे लैंग्वेज है, जो भी कराया जाए सब एक दूसरे से रिलेट करा के पढ़ाई जाए, ताकि बच्चा अगर मैथ करे तो उसका लैंग्वेज के साथ उसको लिंक कर सके। तो जो भी सीखे, जो भी करे बच्चा, उसको जो भी सब्जेक्ट पढ़े एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, और जो भी सीखे उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके, अपनी लाइफ से लिंक कर सके। The subject and activities of the curriculum should be determined according to the physical and mental capabilities of the children, कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार विषयों और पाठ्यक्रम की गतिविधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, आप सबको पता है, तो उनकी जो भी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से बच्चों को एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होने चाहिए, तो सेल्फ एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग मेथड होना चाहिए, प्ले वे मेथड होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग मेथड एंड नर्सरी रैम्स, बाल कविताएं। तो ये जो मेथड्स हैं इनके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली आप याद रखना, इन्होंने जो भी इनकी जो किंडरगार्टन की फिलॉसफी थी 4 ईयर से लेकर 8 ईयर तक के स्टूडेंट के लिए थी, तो ये सारी चीजें उन्होंने इस एज ग्रुप के लिए बताई है। स्कूल किस तरह से होना चाहिए, तो फ्रोबेल ने स्कूल को एक गार्डन से कंपेयर किया है, कि स्कूल कैसा होना चाहिए, गार्डन की तरह होना चाहिए, और टीचर कैसे होनी चाहिए, गार्डनर की तरह होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो फ्लावर्स की तरह, प्लांट्स की तरह होना चाहिए। तो एक स्कूल एक गार्डन की तरह हो, जहाँ पे जो बच्चे हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो खिल सके, उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके। तो स्कूल को इन्होंने गार्डन बोला है। द गार्डन इज लाइक एन एनवायरमेंट वेयर द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, की उद्यान एक ऐसा वातावरण की तरह है जहाँ टीचर रूपी माली पेड़ पौधों बच्चों की देखभाल करता है। इट हैज प्योर एंड कूल एयर, प्लीजेंट एंड पीसफुल एनवायरमेंट, की जहाँ पे शुद्ध और शांत हवा हो, सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण हो। तो इस तरह का स्कूल होना चाहिए गार्डन की तरह। और अगर टीचर की बात की, तो फ्रोबेल के अनुसार जो है, फ्रोबेल का मानना था कि अगर स्कूल गार्डन की तरह हो तो टीचर भी एक गार्डनर की तरह हो। जिस तरह से एक गार्डनर प्लांट्स की, ट्री की देखभाल करता है, उसी तरीके से जो टीचर है बच्चों की देखभाल करे, उनकी केयर करे। टीचर शुड बिहेव विद चिल्ड्रन लाइक अ मदर इन सेंसिटिव एंड मदरली वे। ठीक है, कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों के साथ एक माँ की तरह व्यवहार करे। तो इसलिए उन्होंने प्राइमरी स्टेज पर, इस केजी जो स्तर है, इस पर उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं वो फीमेल होनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट की बात करें, तो स्टूडेंट का उन्होंने फ्लावर से, ट्री से, प्लांट से कंपेयर किया है। ठीक है, ही कंसिडर्ड द स्टूडेंट एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। तो उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की है, कि एजुकेशन के सेंटर में स्टूडेंट को होना चाहिए। इन्फेंट शुड बी गिवन फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट, कि बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए खुद से करके सीखने का। Planning of education for the infants should be based on the natural abilities, interest and the need of the infants, कि शिशुओं के लिए शिक्षा की योजना उनकी प्रकृति, क्षमता, उनके हित, आवश्यकता पर आधारित होने चाहिए। कि बच्चों के लिए जो भी करिकुलम बनाया जाए, जो भी एक्टिविटी बनाई जाए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह से वो सीख सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही ये चीजें निर्धारित की जाए, डिसाइड की जाए और बच्चों को सिखाया जाए।
डिसिप्लिन, तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की बात की है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख सके। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फ्रोबेल्स एजुकेशनल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, कि इनकी जो भी फिलोसफी है ये आदर्शवादी दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। इन्होंने अपनी फिलोसफी में 4 ईयर से लेकर 8 ईयर्स तक का जो बच्चा है, जो एज ग्रुप है, उसके बारे में उन्होंने अपनी फिलोसफी, अपनी बातें कही कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की क्लासरूम होनी चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों की केयर की जानी चाहिए, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। किंडरगार्टन सिस्टम इन हिज कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल फील्ड, कि एजुकेशन फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है किंडरगार्टन के रूप में या बालवाड़ी के रूप में था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने खुद के एफर्ट्स से, जो पढ़ने पढ़ाने का एक पुराना तरीका, एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम चला आ रहा था, उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया और एक पढ़ने पढ़ाने का एक नया तरीका इन्होंने दुनिया को दिया। और अपने उन मेथड्स की वजह से, अपने उन एफर्ट्स की वजह से एक पूरी दुनिया में फेमस हुई, पूरी दुनिया में जानी गई। और आज के समय में अगर हम बात करते हैं, नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं या मॉन्टेसरी मेथड की बात करते हैं, तो ये सब इन्हीं की देन है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नर्सरी क्लासेस पढ़ी होंगी, तो जो नर्सरी का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया? वो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया। और इनका जो मॉन्टेसरी मेथड, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि कुछ ही समय में जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो दुनिया भर में फेमस हो गई। तो आज हम इनकी बात करते हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं, इनके जो एजुकेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या रही है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मारिया मॉन्टेसरीज कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, कि मारिया मॉन्टेसरी का शिक्षा में क्या योगदान रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोग्राफी, देखते हैं जीवन परिचय, देखते हैं इनका। तो मारिया मॉन्टेसरी 31 अगस्त 1817 में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज बोर्न इन अगस्त 31, 1817। और एक इटालियन फिजिशियन थी, डॉक्टर थी। और जो दुनिया भर में क्यों फेमस हुई? अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस की वजह से फेमस हुई, अपनी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अपने शिक्षा दर्शन की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। 1907 में इन्होंने रोम में एक स्कूल खोला, ठीक है। और उस स्कूल का क्या नाम रखा? बालघर, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रंस हाउस, कि इसका नाम क्या रखा गया? चिल्ड्रंस हाउस। और इन्होंने एक नई चीज ऐसी की कि पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ गया, कि इन्होंने बिना बुक के, बिना किताबों के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना सिखा दिया। तब पूरे दुनिया के लोग चौंक गए, अरे यार, मतलब बिना बुक के कोई कैसे पढ़ा सकता है? लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया कि एक पुराना तरीका चला रहा था कि बच्चों को बुक से पढ़ाया जाए, बुक से रटाया जाए, लेकिन इन्होंने इसको पूरी तरीके से बदल दिया। और शी taught them विदाउट द हेल्प ऑफ बुक, उन्होंने बच्चों को बिना बुक की सहायता से सिखाया। और कैसे सिखाया? प्ले वे, खेल खेल में बच्चों को सिखाया। तो इस चीज दुनिया भर में इनका नाम फैल गया, दुनिया भर के लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भाई बिना बुक के किस तरह से पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। तो अब क्या हुआ? तो इनकी इस चीज की वजह से, इनकी इस टेक्निक की वजह से दुनिया भर में ये फेमस होने लगी। और दुनिया भर से इनको इनविटेशन आने लगा कि आप भाई, आप भी हमारे कंट्री में आइए, हमारे देश में आइए, और हमारे टीचर्स को भी बताइए कि इस तरह से कैसे बच्चों को खेल खेल में बिना बुक्स के पढ़ाया जा सकता है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दुनिया भर के देशों में विजिट किया, भ्रमण किया। और उनका जो ये एजुकेशनल, इनका जो एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, उन्होंने उस पर कई सारी बुक्स भी लिखी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने एक क्या नया चीज लेकर आई। जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहा था कि बच्चों को रट्टे के थ्रू सिखाना है, बुक्स के थ्रू सिखाना है, तो उन्होंने इसको बदल दिया कि नहीं, बच्चों को बिना बुक के भी पढ़ाया जा सकता है। कैसे? खेल खेल में, कि बच्चों को बिना प्रेशर के, बिना बर्डन के भी कैसे सिखाना है। ये तरीका किसने बताया? मारिया मॉन्टेसरी ने।
और भारत भी आई। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं गीजू भाई, उनकी हम बात आगे के जो हमारे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें करूंगा कि गीजू भाई के कहने पर 1939 में मारिया मोंटेसरी भारत आई। ठीक है। और शी कंडक्टेड सेवरल ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर, कि उन्होंने यहाँ के शिक्षकों के लिए कई सारे ट्रेनिंग कोर्सेज का आयोजन भी किया। और दुनिया भर में अगर हम आज के समय की बात करते हैं, दुनिया भर में 110 से ज्यादा देशों में 22,000 से ज्यादा मॉन्टेसरी स्कूल है। और आज जो मॉन्टेसरी मेथड्स की हम बात करते हैं, जो मारिया मॉन्टेसरी ने ये मेथड्स दिया, आज दुनिया भर के स्कूलों में इसका हम प्रयोग देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस महान पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, इस महान व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो इनकी जो डेथ हुई 6 मई 1952 में इनकी डेथ हुई। लेकिन आज ये हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन इनके जो मेथड्स थे, इनके पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके थे, आज भी दुनिया भर में उसकी वजह से इनको जाना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉन्टेसरी कक्षा कक्ष पद्धति की, कि मारिया मॉन्टेसरी की क्लासरूम अप्रोच क्या था, ये किस तरह से कहती थी कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो इनको इनका मानना था कि जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना ही एजुकेशन का जो मेन जो सार है, जो मेन कंक्लूजन है होना चाहिए। कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो कुछ सीखने के लिए आता है। ठीक है। और उसको सिखाना ही एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो सीखने के लिए आ रहा है उसको सिखाना। अब किस तरह से सिखाया जाए, तो ये मारिया मोंटेसरी ने बताया कि किस तरह से क्लासरूम कैसे होनी चाहिए ताकि बच्चा सीखने के लिए क्यूरियस रहे। तो कैसे क्लासरूम होने चाहिए कि प्रत्येक कक्ष को विद्यार्थियों के जरूरत के हिसाब से तैयार करना। ईच क्लासरूम इज यूनिकली सुटेड टू द नीड्स ऑफ इट्स स्टूडेंट। की बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि जो भी क्लास हो, क्लास को जो वहाँ उस क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से उस क्लास को तैयार किया जाए। प्राइमरी क्लास है, लोअर प्राइमरी क्लास है, अपर प्राइमरी क्लास है, हायर क्लास है, तो हर क्लास को उस बच्चे की, उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से तैयार किया जाए, ताकि बच्चा उसमें अपनी क्लास, ताकि बच्चे को अगर अपनी क्लास अच्छी लगेगी तो बच्चा, उससे क्या होगा कि अगर बच्चों के हिसाब से क्लास तैयार किया जाए तो बच्चा क्लास से दूर नहीं भागेगा बल्कि अपने क्लासरूम की तरफ आएगा। और किस तरह से क्लासरूम होने चाहिए कि ब्यूटीफुल, इनवाइटिंग and thoughtfully arranged. The room embodies each element of Maria Montessori's revolutionary approach, कि विद्यालय में प्रत्येक कक्ष को तैयार करना, सुंदर और लुभावना बना, वस्तुओं का सहृदयपूर्वक प्रबंध आदि। तो ईच सारी चीजें, क्लासरूम एक ऐसे अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए ताकि बच्चा क्लासरूम की तरफ आने के लिए क्यूरियस रहे। ऐसे सुंदर क्लासरूम बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चा हमेशा, जैसे हम आजकल देखते हैं ना, बच्चे जो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, क्लासरूम जाने नहीं चाहते, तो इनका मानना था कि क्लासरूम को ऐसा सुंदर बनाया जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि बच्चा क्लासरूम से दूर ना भागे बल्कि क्लासरूम की तरफ भागे। इस तरह से इनका ये मेथड था कि इस तरह से ऐसा करना है कि बच्चा क्लासरूम से दूर ना भागे बल्कि क्लासरूम की तरफ भागे। ये इस तरह से ये चाहती थी और इन्होंने करके भी दिखाया। और क्लासरूम के अंदर किस तरह से होना चाहिए, जैसे हमने बात की कि नेचुरल लाइटिंग होनी चाहिए। क्लासरूम किसी ऐसे अंधेरी जो कोठरी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नेचुरल लाइटिंग, ऐसी जगह हो जहाँ पे नेचुरल लाइटिंग हो, उसके जो दीवालों का कलर हो, वॉल का जो कलर सॉफ्ट कलर हो, एंड अनक्लटर्ड स्पेसेस सेट द स्टेज फॉर एक्टिविटी। कि क्लासरूम जो नेचुरल लाइटिंग हो वो, और इसके अलावा सॉफ्ट कलर हो, और क्लासरूम में प्रॉपर इस तरह से स्पेस होना चाहिए जहाँ पे बच्चा खेल खेल कर सीख सके, उनकी एक्टिविटी के लिए इस तरह का स्पेस होना चाहिए। और लर्निंग मटेरियल आर डिस्प्लेड ऑन एक्सेसिबल शेल्फ्स। कि जो भी लर्निंग मटेरियल है, जो भी अधिगम सामग्री है, वो क्लासरूम में छोटी छोटी अलमीरा होनी चाहिए, जो शीशे की अलमीरा होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को वो दिखे, सारे जो लर्निंग मटेरियल है दिखे, और इस तरह से हो कि बच्चा उसको खुद खोल के उसका यूज कर सके। इसके अलावा इन दिस सेफ एंड एम्पावरिंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट फाइंड जॉय इन लर्निंग। कि इस तरह से सुरक्षित और सशक्त माहौल में विद्यार्थियों को सीखने में क्या मिलती है, खुशी मिलती है।
इसके अलावा मॉन्टेसरी कक्षा सद्भाव और सम्मान को प्रसारित करता है। देखो, एक चीज है जहाँ पे क्लासरूम को सुंदर बनाने की बात की जा रही है, वहाँ पे क्लासरूम के साथ साथ बच्चों को भी सुंदर बनाने की बात की जा रही है, उनको मन से सुंदर, अंदर से सुंदर बनाने की बात की जा रही है कि द मॉन्टेसरी क्लासरूम रेडिएट्स हार्मनी एंड रिस्पेक्ट, कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, सद्भाव और सम्मान, हार्मनी और रिस्पेक्ट सिखाया जाए। मेंबर्स द क्लास एड्रेसेस ईच अदर रिस्पेक्टफुली, कि इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चा क्लास में एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करे, विद्यार्थी एक दूसरे के प्रति अनुग्रह और शिष्टाचार दिखाएं और दूसरों के कल्याण में अपनी रुचि प्रकट करें, कि इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चा एक दूसरे से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करे और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को समझे, दूसरों के कल्याण में अपने कल्याण समझे, विद्यार्थी साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक हम एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मारिया मोंटेसरी की जो मेथड था, जो अप्रोच थी, वो डेमोक्रेटिक अप्रोच थी, जहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सब साथ मिलकर काम करें, सब अपनी दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझें। तो ये सारी मोंटेसरी जो क्लासरूम था, ये उसकी अप्रोच थी उनकी, जो उस टाइम का जो क्लासरूम था उससे बिल्कुल ही अलग था। एक नई चीज मारिया मोंटेसरी ने करके दिखाई, इसलिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और आज भी हम इनको जानते हैं, और आज भी इनका जो मेथड है, क्लासरूम अप्रोच है, दुनिया भर में इसको फॉलो किया जाता है। अब हम इनके मारिया मोंटेसरी के जो मेथड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जो दुनिया भर में फेमस हुआ। तो द मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इज ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच, की ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पे आधारित है, और विच बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, कि बच्चों का जो वैज्ञानिक अवलोकन है, कि बच्चों को अवसर दिया जाए खुद से सीखने का, और टीचर का काम क्या है, ऑब्जर्वेशन का। तो एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट को सेंटर में रख के ही बच्चों को सिखाया जाए, और बच्चों को खुद से करने के लिए मोटिवेट किया जाए, खुद से करके सीखना। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसलिए मारिया मोंटेसरी का जो एक टीचिंग मेथड था, दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं, बल्कि उनके फिजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट पे भी ज्यादा फोकस किया गया। सिर्फ बच्चों के मानसिक ज्ञानात्मक विकास पर नहीं, बल्कि उनके सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास पर भी बहुत जोर दिया गया। इसलिए मारिया मोंटेसरी का ये मेथड दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द मोंटेसरी मेथड, कि उनके जो मेथड्स थे उसके क्या क्या सिद्धांत थे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि हर बच्चे का डेवलप करना है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो हर बच्चे को आगे बढ़ाना है, हर बच्चे का डेवलपमेंट करना है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, की बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए खुद से करके सीखने की, बच्चों पर किसी तरह का बर्डन, किसी तरह का प्रेशर ना दिया जाए, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए, ताकि बच्चा खुद से करके सीख सके। स्व शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो एजुकेशन, तो टीचर का काम बच्चों को ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। बाकी बच्चों के सामने मटेरियल दे दिया जाए, टीचिंग मटेरियल दे दिया जाए, टीचिंग एड्स दी जाए, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि किसका कैसे यूज करना है। बाकी बच्चों को उनके साथ खुद छोड़ देना चाहिए, बच्चा खुद से कर कर अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एक बात की गई ऑटो एजुकेशन की, कि बच्चा खुद से सीखने को बच्चों को अवसर दिया जाए, ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, की बच्चों की जो मस्कुलर ट्रेनिंग है, हाथ पैर है, मांसपेशियां, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाए। और इसके अलावा जो भी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, उनको सेंसेस के थ्रू दी जाए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि सेंसेस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज, की इंद्रियां ही, ज्ञानेंद्रियां ही हमारे ज्ञान का जो द्वार है। तो इसीलिए बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके सेंसेस के थ्रू, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो उनको सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, की इनका जो प्रिंसिपल जो है, मोंटेसरी मेथड जो है, क्या कहता है कि बच्चों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, और एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें।
और प्रिंसिपल ऑफ द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की मतलब इसमें क्या कहा गया, तैयार परिवेश की क्लासरूम को इस तरह से पहले से तैयार किया जाए, बच्चों की नीड के हिसाब से तैयार किया जाए, ताकि वो बच्चों की जरूरतों को हमें पूरा किया जा सके और बच्चा अपने क्लासरूम की तरफ अट्रैक्ट और वहाँ पे सीखने के लिए हमेशा क्यूरियस रहे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की इस तरह के क्लासरूम स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से ही, बच्चों की नीड को ध्यान में रख के। और इन्होंने एक जो नई जो एक बहुत अच्छी चीज थी, चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, के बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा दी जाए। फिर रोल ऑफ टीचर, कि टीचर का क्या रोल है, तो मेक चिल्ड्रन द सेंटर ऑफ लर्निंग, कि बच्चों को अधिगम का केंद्र बनाना, उनके रुचि इंटरेस्ट के को ध्यान में रखकर ही उनको सिखाना, उनको बताना और उनको खुद से सीखने के अवसर प्रदान करना। प्रिपेयर द लर्निंग एनवायरनमेंट, की एक क्लासरूम का एक ऐसा एनवायरनमेंट को डेवलप करना, एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ पे बच्चा को खुद से करके सीखे, जहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। और एनकरेज द चिल्ड्रन टू लर्न, कि बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों का निरीक्षण करना, कि बच्चों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि बच्चों को फ्रीडम देना खुद से सीखने की, और टीचर का काम क्या है, बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना। सभी बच्चों और उनके कार्यों का आदर करना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड देयर वर्क, शिक्षण सामग्री से बच्चों को परिचित कराना, इंट्रोड्यूस लर्निंग मटेरियल, की जो भी लर्निंग मटेरियल क्लास में उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दो कि हाँ ये इस तरह से है, इससे हम इस तरह से सीख सकते हैं, क्या है, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाओ बच्चों से। हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो दैनिक जीवन के अनुभव, डेली लाइफ एक्सपीरियंस की, अगर हम एजुकेशन को बच्चों के डेली लाइफ से जोड़ देते हैं तो उस एजुकेशन में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उस एजुकेशन को बच्चा खुद से जोड़ सकता है। तो दैनिक जीवन के अनुभव पे आधारित होनी चाहिए शिक्षा। डेली लाइफ एक्सपीरियंस, इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए व्यायाम, की बच्चों को उनके सेंसरी ट्रेनिंग के लिए उनको एक्सरसाइज करवाई जाए डेली। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोग विधि, तो ये कुछ मेथड्स उन्होंने बताए। इसके अलावा डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्टेड, की स्व अनुशासन, आत्म नियंत्रण, स्व निर्देशन, इस तरह के जो डिसिप्लिन है बच्चों में डेवलप किए जाए। और कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, तो हम देखते हैं कि इनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, शिक्षा में क्या योगदान रहा है। तो बच्चों की स्वतंत्रता, उन्होंने फ्रीडम ऑफ चाइल्ड की बात की है, कि बच्चों को जब लर्निंग की बात आती है तो बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, ताकि बच्चा खुद से सीखे, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे, तो बच्चों को फ्रीडम दी जाए। सकारात्मक अनुशासन, एजुकेशन जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को किसी तरह की कोई पनिशमेंट ना दी जाए, बल्कि बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख जाए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा जैसे हमने बात की। शिक्षा की वैज्ञानिक धारणा, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, की जो भी बच्चों को सिखाया जाए लॉजिक के आधार पर सिखाया जाए, तर्क के आधार पर सिखाया जाए, कि ताकि हर चीज के पीछे बच्चा लॉजिक ढूंढ ले। तो इसलिए देखो साइंटिफिक मेथड्स की बात की गई है, ताकि बच्चे को करके सीखना, बच्चा अपनी नॉलेज से खुद को, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट कर रहा है। तो इन्होंने वैज्ञानिक साइंटिफिक कंसेप्ट की बात की है, कि बच्चों को गलत चीजें ना सिखाई जाए, जो भी चीजें सिखाई जाए उसका रीजन बताया जाए, एक तर्क क्या पर आधारित होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल टीचिंग, व्यक्तिगत शिक्षण पे इन्होंने जोर दिया, हर बच्चे पर स्पेस अटेंशन की बात की गई है, कि हर बच्चे को अटेंशन दी जाए। और शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन, कि बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाया जाए। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए प्यार और सम्मान। तो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर स्मॉल की जगह हम कह सकते हैं ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए प्यार और सम्मान की बात करती हैं। स्व मूल्यांकन व स्व सुधार, सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट, कि बच्चा खुद से असेस करे खुद को और अपनी गलतियों से सीखे। तो ये सारी जो हम बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के जो ये तरीके थे सीखने सिखाने के, जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हुए। और आपको कैसा लगा मारिया मोंटेसरी का जो इनका जो ये एफर्ट्स था, इनका जो ये इनिशिएटिव था, इन्होंने जो उस समय की जो एजुकेशन जो एक
ट्रेडिशनल जो एजुकेशन चली आ रही थी उनमें इन्होंने एक नया बदलाव लेकर आई। तो आपको कैसा लगा मारिया मोंटेसरी का ये जो उनका इनिशिएटिव था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, आप मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी मारिया मोंटेसरी की एजुकेशनल फिलॉसफी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बेस्ट विशेस।